गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गैर ज़रूरी लाइट्स अगर आपके घर में इस वक्त आने तो पहले उनको कीजिए बंद प्लीज़। सुबह हो चुकी है, पर्दे हटाइए, नेचुरल लाइट को आने दीजिए, अपनी एनर्जी को बचाइए। तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत ये भी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अचानक से आके मैंने ये बात क्यों कर दी, चूँकि आज है 22 अप्रैल, आज है अर्थ डे। आज छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो हम इसकी आगाही पे काम कर सकेंगे। अर्थ डे आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसकी मुनासबत से आज हम बात भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, मुख्तलिफ गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। लेकिन चलिए आए थोड़ी सी बात आपस में कर लेते हैं। जो मैंने आगाज़ में कहा ना, पर्दा हटाइए, रोशनी को आने दीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए। एक्स्ट्रा कमरे में दो लाइट्स अगर लगाएंगे तो एक बंद कर दीजिए। जितनी रिक्वायर्ड लाइट है वो इस्तेमाल कीजिए। देख लीजिए कहीं पानी कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा। ये जो रोज़ लगा लेते हैं ना वॉशिंग मशीन के आओ कपड़े धोते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। जितने रिक्वायर्ड हैं उस तरह से आप मशीन का इस्तेमाल करें। व्हाट एल्स वी कैन डू सबीन? हम ये कर सकते हैं, हम कचरा ना फेंकें, Yes. हम दरख्तों को आग ना लगाएं, हम दरख्त ना काटें। सबसे बड़ी बात ये है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जितने हम लगा सकते हैं हम वो सब दरख्त लगाएं। छोटे छोटे लेवल पर हम जितने काम कर सकते हैं हमें करने चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, बार बार कहा जाता है प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक जो मौजूद है उसको रिसाइकिल करें, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करें, प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं हम करें। हमारा क्या होता है जी, अच्छा ये तो इस लेवल का काम है जी, हुकूमती लेवल का काम है जी, हुकूमत ये काम करेगी। हुकूमत पॉलिसीज़ बना सकती है, एक हद तक इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, बट एक तरह से देखा जाए ना, ग्रास रूट लेवल की अगर बात की जाए, एक ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो आपके घर आकर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अपने नल बंद कर दें। यस, आप पानी का नलका बंद कर दें, पानी का इस्तेमाल कम करें, बिजली ना ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है लेकिन करवाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लेवल पे भी करनी है। देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस अर्थ पे रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, बिकॉज ये तो अब एक तरह से ग्लोबल चैलेंज है ना, ये कोई किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही है। लेकिन बात वही है कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, हमें करना है। हम पे जिम्मेदारी आयद होती है, इसका पूछा जाएगा हमसे। हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये माइंड में रखनी है, क्योंकि इस ज़मीन से जुड़े ये जितने भी खतरात हैं ये हमारी आने वाली नस्लें ये इसको भुगतेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज चूँकि अर्थ डे की मुनासबत से हम बात करें तो आज का जो टाइटल है या जो उन्वान है इस दिन का वो है हमारी ताकत हमारी ज़मीन। तो अपनी ताकत को कम तो कोई नहीं करता, उसको बढ़ाने की बात होती है। तो अपनी ताकत को नहीं, अपनी ज़मीन को, उसकी जो रियल पोटेंशियल है, कैसे हम उसकी तरफ वापस रिवाइव कर सकते हैं, आज हम इस मुनासिबत से बात करेंगे। कुछ बातें सबीन ने की, कुछ मैं ऐड करता हूँ इसमें कि जैसे आप देखते हैं कि घर में सफाई के मामले पे कहते हैं पानी रोड के ज़रा वाइपर मार दें, ये कहा जाता है हमारे घरों में। प्लीज़ डोंट डू दैट, मत कीजिए। शुएब, गाड़ियाँ धुलती हैं किस तरह से, मैं तो हैरान होती हूँ। ये तो आप अच्छा घर पे बात करें, आप डिफरेंट गाड़ियों के वो देखिएगा स्टेशन पंप्स पे या सर्विस स्टेशन पे आप देखें, वहाँ पर कितनी बुरी तरह से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है एक एक गाड़ी धोने के लिए। तो ये वाकई इन चीज़ों पर एक तो पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी जिम्मेदारी भी इंपॉर्टेंट है। एक एहसास अंदर होना चाहिए। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि आई कांट इवन इमेजिन कि मैं कोई रैपर में कुछ खा रही हूँ और मैं उस रैपर को सड़क पे फेंक दूँ। बिल्कुल सही बात है। ये एहसास आपके अंदर होता है, और जो फेंक रहे होते हैं उन पे हैरानगी हो रही होती है कि आप कैसे फेंक रहे हैं, ये आपका दिल कैसे चाहता है, आपका और यही लॉज है ना दूसरे मुल्कों में जाके ना शुएब ये सब फॉलो किए जाते हैं। वहाँ नहीं फेंकेंगे, वहाँ पता ना कि जुर्माना होगा ना, जुर्माना हो जाएगा। अच्छा सभी यहाँ पे एक और मसला भी तो है ना, बच्चों से हम कहते हैं क्या क्या गाड़ी पे जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं बच्चों आपने ना रैपर बाहर नहीं फेंकना है, अपना रैपर बाहर। बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे, कॉपी करेंगे। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो बच्चों ने वही करना है। आप अगर रैपर गाड़ी से बाहर फेंकेंगे, आप चाहे भाषण दे दे के थक जाएं, बच्चों ने रैपर बाहर फेंकना है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो बच्चे वो कॉपी करेंगे। जो बात इससे पहले हमने की ना, ये जो पानी फेंक के रैपर मारना, जैसे सबीन ने कहा गाड़ी धोना, इसका हल भी हम ये नहीं कहते गंदे रहें, हम ये नहीं कह रहे घर गंदा रखें, गाड़ी गंदी रखें। पोछा लगा लें ना, गीला कपड़ा लगा लें, गाड़ी को भी गीले कपड़े से साफ कर लें। देयर इज ऑलवेज बेटर वे ना। आप एक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, हर चीज़ का एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो बहाने नहीं होते। चलें आज ये सारी बातें पूरा दिन हम शो में ज़रूर करेंगे। आप ओवरऑल भी डिफरेंट ट्रांसमिशंस देखेंगे, स्कूल में आप देखेंगे किस तरह से डिफरेंट तरह से इसको एडवोकेट करने की कोशिश की जाएगी। हर लेवल पर इस पर बात ज़रूर होगी, लेकिन बात सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए कि चलें अर्थ डे आ गया तो हम बात करें, नहीं।
ये एक एमरजेंसी है, एक ग्लोबल एमरजेंसी है जिसको हम सबको मिलकर देखना है। और ग्लोबल जब बात होती है तो ऑब्वियसली हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां आती है, तो हम सबको इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आज बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनका पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चे अपनी अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे और हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट भी साथ मौजूद होंगे, कैसे वो कैंपेन्स कर रहे हैं हमारे इस ज़मीन के रिवाइवल के लिए, उस पर भी बात करेंगे। कुछ और मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे बात उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज ज़मीन काल में दिन मनाया जा रहा है, अर्थ डे। हर स्कूल की अगर बात की जाए वहाँ पर डिफरेंट एग्जीबिशंस हो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंट हम देख रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के दरमियान करवाए जा रहे होते हैं कि इसका बेहतर प्रोजेक्ट है, किसके पास बेहतर आइडिया है। इस तरह से बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि ज़मीन का ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ कैसे है। इस ज़मीन का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि शायद हमारे ज़माने में बड़ी कम अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में शुएब दी गई थी। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूँगी, शायद इसी वजह से जो आज की जनरेशन है उसको हम ये ज़मीन दे रहे हैं जो कि पोल्यूटेड है। एब्सोल्युटली, हमने बड़ी तबाह कर दी है ये ज़मीन, बड़ा तबाह कर दिया है अपना माहौल यानी इन्वायरमेंट। तो आज हम इसकी मुनासबत से बात भी करेंगे। क्लास 4 के 3 स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियोज़, और कितने सेंसिटाइज वो हैं इस मामले को लेकर आज हम उससे मुतालिक बात भी करेंगे। एक प्रोजेक्ट भी बनाया उन्होंने, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी आपसे हम शेयर करेंगे कि रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक कैसे हो सकता है। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब इरहा तारिक ने, साइम जवाद ने और मरियम अफजल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सबसे ऊंची आवाज साइम की आई है। साइम, मेरा ख्याल है आप वाकई जल्दी सोते और जल्दी जागते हो, राइट? क्यों जल्दी सोती है? कैसी हैं आप? ठीक हूँ। गुड, देखे ना रहे ऑप्शन है जैटेक और मैं मिंसा। यही तो करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा आगे बच्चे जाग जाए। जी मरियम, आप कितने बजे सोती हैं? मैं 9 बजे। ओके, वेरी नाइस। ऑलराइट। हमारे पास वैसे एक और स्टूडेंट ने आया था, मिंसा। अगर मैंने नाम लूं तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि मिंसा ने आना था, मिंसा नहीं। शुएब ने मिंसा याद करके आए थे घर से। एक्चुअली मिंसा ने भी साथ आना था ना, तो मैंने नाम सारा याद किया। इधर आए, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इट्स ओके, चलें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इरहा। इरहा, थोड़ा सा बताएं कि अर्थ डे क्या होता है, आपने इस बारे में क्या पढ़ा? व्हाई वी सेलिब्रेट अर्थ डे? वी सेलिब्रेट अर्थ डे, हम इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम माहौलियाती मसाइल की तरफ तवज्जो मुबज़िल करा सकें और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर कर सके। मुझे क्यूट इतना लग रहा है इसलिए कि हमने सवाल अंग्रेजी में किया। बच्चों के आजकल की बात करती हूँ कि उनसे सवाल जब उर्दू में करो तो वो अंग्रेजी में जवाब दे रहे होते हैं। तो अब इस बार हमने ये सोचा कि हम सवाल ही अंग्रेजी में करेंगे, लेकिन हमने उसे कहा था ना कि ब्रेक में उर्दू ज्यादा बोल रहे हैं, उसने कहा मैं उर्दू बोलूंगी ना। मुझे खुशी हुई इस बात की, मुझे ट्राई किया नंबर 1। दूसरा ऐसे अल्फाज बोले जो कि अमूमन हम भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इट्स अ गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट। बड़ा अच्छा किया। जी साहिब, आप बताएं अर्थ डे की इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में क्या है? माहौलियाती मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर दिया जा सके। वाह, हम यही सवाल मरियम से भी करते हैं। मरियम, ये बताएं कि आपको जो आसपास इन्वायरमेंट नज़र आता है, इसमें कितनी पोल्यूशन नज़र आती है? क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है जिस पे आप सोचते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है? लोग हर जगह प्लास्टिक के बोतलें, शॉपर और डब्बे फेंकते हैं और लोग उठाते भी नहीं हैं, और लोग प्लास्टिक को आग भी लगाते हैं जिससे हवा में आलूदगी होती है। हवा में आलूदगी होती है, पोल्यूशन नहीं। भाई आज तो बड़ा मजा आ रहा है बच्चों से बात करके। ये बड़े अच्छे उस्ताद हैं आपके साथ जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त आपकी तैयारी भी कराई हुई, और आपको ज़ाहिर है डेली बेसिस पे आप सेंसिटाइज भी। आज हम आपसे सीख के जाएंगे, लेकिन हमें शर्म आएगी थोड़ी थोड़ी कि हम बोलते हैं हमारी अर्थ पोल्यूट होगी। अच्छा, चलें जाते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। सबीन, जो कि इन्होंने मिलके बनाया, तो पहले मुझे ज़रा इरहा आप बताएं कितने बच्चों ने मिलके बनाया ये प्रोजेक्ट? हम तीनों ने एक साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो कौन एक्सप्लेन करेगा हमें? साइम, आप करेंगे? आए जी, मैं मिलकर आपके साथ आता हूँ। ये देखें जी, ये प्रोजेक्ट है हमारे सामने, और दिस इज अबाउट मिनी रिसाइकलिंग प्लांट प्रोटोटाइप। तो प्लीज अब साइम एक्सप्लेन करें इसको। इस कन्वेयर बेल्ट से इस क्रशर मशीन में जाते हैं जहाँ पे ये श्रेड हो जाता है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता ना देखें ये। अच्छा, ये प्लास्टिक देखें रखा हुआ है, देखें ये हर छोटी से छोटा प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, ये कन्वेयर बेल्ट है जी, यहाँ से चला गया, इधर आके गिर गया, फिर क्या हुआ?
फिर ये जब क्रश होके इसके पाइप के अंदर जाते हैं, ठीक, क्रश हुआ जी, क्रश होके यहाँ पे आ गया। ओके फिर वो धुलाई होती है इसकी, फिर इसके अंदर जाता है। ओके, ओह ये मूव भी चलता हो भी रहा है, है। वाह। तो यहाँ से धुल के चला गया ऊपर, हाँ। अच्छा वहाँ से ऑफ इसके भी हो अंदर गया। हीट ओके, भी हो ये जाता है ग्रैन्युलेटिंग मशीन, ये उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है, जी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कूल होके इसके अंदर जाते हैं, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट्स भी देखें जी, ये छोटे छोटे से अच्छा चिपके हुए हैं इसके सब, दैट्स फाइन। यानी जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो बॉटल्स की फॉर्म में हो सकता है, वो कैप्स की फॉर्म में हो सकता है, मे इट बी एनीथिंग। और कैसे से क्रश करने के बाद छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद उसको एक प्रोडक्ट उससे बन जाती है। अच्छा, हमने कई दफ़ा इस पर बात भी की है कि प्लास्टिक की ईंटें भी बनाई जा सकती हैं, प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। और हमारे पास एक मिसाल इस्लामाबाद में भी आता था, तो कैबिनेट जहाँ पे रोड का एक जो किनारा है, सड़क का जो किनारा है, वहाँ पर भी प्लास्टिक वेस्ट से उसको बनाया गया, तो इट्स वेरी नाइस। तो ये आप लोगों ने कैसे बनाया, कितने दिन में बनाया? और कितने कितने बच्चों ने मिलके बनाया? 3 बच्चे थे ठीक है। और 2 हफ्ते लग गए होंगे। ओके, 2 आप बैठे हफ्ते। ना साथ और में, मैम बैठ ने जाए। ज़ाहिर हेल्प आपको किया होगा जी, throughout। अच्छा, इसमें से कितने वैसे चलते हैं? बटन्स तो 4 लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं? ज़रा हमें मूव करके दिखाओ इसको। ये कन्वेयर क्रशर बेल्ट है। मशीन चलती होगी। ओह हाँ, वाओ, तो ये हमने दिखाया ही नहीं। जरा ये जरा प्लास्टिक रख के शुरू दिखाए ना। चलें एक मिनट बाद चलें try जी, करते साइम हैं आप उस तरफ चले, आप उस तरफ चले, शोएब आपकी हेल्प हम करेंगे। सांसेस को जरा फिक्स भी करें ना ऐसे। चलें, हाँ। ओके जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रखा, साइम साइम उस इस तरफ तरफ आ चले जाए, इस जाएं, तरफ बच्चे आ आप जाए। उधर खड़े हो जाए बस। ये देखिए जी, ये यहाँ रखा ऐसे। ये पहला बटन प्रेस करें। एक्चुअली ये ना मसला ये सबीन कि ये हमने इसको रखा हुआ है ऐसे, इसको हमें यूं रखना हाँ, पड़ेगा। सीधा रखते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये वाला था बटन। जी। ओके, ओहो ओहो ओहो, चलो मतलब लेट्स अज्यूम चला ना कि वो गया ना, सही चला चला ना, गया। बिकॉज़ ये देखें, ये ओके गिर देखें, गया, चला गया। ठीक है। क्रशर मशीन घूमना शुरू हो गई, और उसके बाद आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे आ जाएगा ये, और अब इमेजिन करूंगा ना मैं सारा कुछ अच्छी बात है, हाँ। तो इसको वापस रखते हैं यहाँ पे। Good. वेरी नाइस, जबरदस्त। प्लीज जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये बच्चों की देखिए एक एक चीज, एक एक तार को कनेक्ट करना और सब, ये वाकई एक बच्चों में एक एबिलिटी होती है, और मेरे ख्याल है इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। Absolutely. सो वेरी नाइस, आप लोगों के टीचर्स के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को इन डेज के बारे में बताया जा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? अर्थ डे जब भी होता है, क्या टैबलोज होते हैं, कोई स्किट्स होती हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? इरा, आप आंसर करना चाहेंगी? कभी कभार कोई कंपटीशन हो जाते हैं और लाइक कुछ इस तरह बात के होती ही रहती होते है हैं। उससे मुताल्लिक सही। थ्रू आउट। अर्थ डे को लेके कितने सीरियस हैं आप बच्चे, कितने सीरियस आपके क्लास फेलोज, आपके फ्रेंड्स कितनी बात करते हैं आपस में? हम लोग दरख्त उगाते हैं और हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे ये प्रोटोटाइप है, और हमने बहुत ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिन पे हम आलूदगी के बारे में बात करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका पौधे मतलब कितने लगाए हैं आप सबने, ये बताएं ना। इरहा आपसे स्टार्ट करते, कितने पौधे लगाए हैं आपने? टोटली तो 5 ही लगाए। 5। इतनी सी उम्र में आपने ठीक है 5 ना? पौधे लगाए, बहुत बड़ा काम किया है। हमने इस उम्र में भी 5 नहीं लगाए होंगे, हाँ, तो इसलिए हमें शर्म साइम, भी आ रही है आपने वैसे बात कितने करते हुए, लगाए? लेकिन अब ये हकीकत रियलिटी है ना। है। हाँ, 8 8 पौधे। 8 कौन कौन से पौधे लगाए हैं? 2-3 एप्पल के थे पौधे। ठीक है, उसके बाद फिर मनी प्लांट्स थे। ओके। यानी फिर आपको एक आपको green- आपको एप्पल चाहिए, आपको मनी चाहिए? नहीं, नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ओके। बस He's like, Okay. नहीं नहीं। सेब के पौधे लगाए हैं जनाब उन्होंने, और साथ में मनी प्लांट लगाए हैं। और राइट, और आपने मरियम कौन से पौधे लगाए? मैंने 6 पौधे लगाए थे। मैंने 2 मनी प्लांट्स, ओके। 3 सनफ्लावर्स और 1 एप्पल का ट्री। सनफ्लावर का प्लांट खुद लगाया था, वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कि आपका इंटरेस्ट इसमें है। वो सनफ्लावर आज बन के भी तो आई हुई है, आपने ये नहीं नोट हाँ। किया कि उनका मेरा आपका फेवरेट कलर येलो है? येलो उनका फेवरेट कलर है, राइट? जी। चलें जी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ये बताएं कि आप लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में क्या करते हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए? कौन कौन से स्टेप्स हैं? एक तो दरख्त लगाना एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों ने बताया। इसके अलावा अपने घर के अंदर, घर से बाहर जाकर कभी ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें जिनका ख्याल रख रहे होते हो? मैं बिजली ज़ाया नहीं करती हूँ और नल बंद करती हूँ, और बस यही काम बड़ी नल इंपॉर्टेंट बंद बात करती ये है, भी पानी उन्होंने की बचाती है। हैं। आप ये देखें ना कि नॉर्मली जब बच्चे टूथ ब्रश कर रहे होते हैं, सो नल का खुला हुआ है, साथ ही ब्रश चल रहा है, तो उनको साथ साथ गाइड करना पड़ता है ना कि अच्छा नहीं, जब आप ब्रश करें उस वक्त आप बंद कर दें उस नल को। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ले भी रहे होते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा पानी इस तरह वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं पानी बचाने के लिए? मैं गंदगी को साफ करता हूँ और Okay. दूसरों को सफाई का कहता हूँ। सफाई का क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं बस हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए।
और गंदगी ना फैलाई जाए। आप इसी पैगाम के साथ ये अपने जो पेयर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको एडवोकेट कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू डू? मैं बिजली नहीं ज़ाया करती और मैंने पोस्टर्स बनाए थे और Okay. अपने घर के इर्द गिर्द लगाए थे Okay. कि दरख्त ना काटा करें। ओके, लोग सुनते हैं वैसे, अगर जब आप पोस्टर लगाते हैं या आप किसी को मना करें कि नहीं आप गंद ना फेंकें या आप प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करें, ऐसे जब स्टेप्स आप बताते हैं तो लोग सुनते बहुत सीरियसली? रेयरली। बहुत रेयरली, नहीं ज़्यादातर नहीं सुन रहे होते हैं। तो ये वैसे एक बहुत बुरी बात है कि अब बच्चे, अगर छोटे बच्चे आके आपको बता रहे होते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और आप तब भी नहीं कर रहे होते। सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी गलत बात है, जिससे आपने पहले ही बात की ना कि शर्म आ रही है बहुत सारी चीज़ों पे। मैं खुद के हमने क्या कर दिया अपनी इस ज़मीन के साथ जो अल्लाह ने हमें अता की हुई है, ये एक नेमत है और हमें नहीं पता कि हमने इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है। और शायद हमने इसलिए भी शायद ये तबाही मचाई चूँकि उस वक्त अवेयरनेस उस तरीके से नहीं थी। मैं ये नहीं है कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, बट इन एक्चुअली हमारे वक्त में शायद इतनी ज़्यादा इस पर बात नहीं होती थी। आई एम सो ग्लैड कि इस वक्त बात भी हो रही है, बच्चे काम भी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही सही एक मैसेज जा रहा होता है, पौधे लगाने के थ्रू मैसेज जा रहा होता है, बिजली बचाने के थ्रू मैसेज जा रहा होता है, पानी बचाने के थ्रू मैसेज सोच तो है ना ऐसी। हाँ, सोच हमने भी शायद है। बहुत फॉर ग्रांटेड एंड लिया नॉट जस्ट पहले। सोच से भी, वो देखिए हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बिजली हाँ। बचाना, पानी बचाना, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऐसी एक्चुअली। बात है। तो इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए और अपनी ज़मीन को हमें जितना हो सके हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। इसी तरह से आपने सबको इस अर्थ की हिफाजत करने के लिए अपना रोल प्ले करते रहना है। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, सख्ती से करना पड़े सख्ती से करें, कोई मसला नहीं है, आपको कुछ कहेगा थोड़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में SEO का किरदार, जो हम अक्सर बात भी कर रहे हैं। बहुत से लोग जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हैं उनको इसका पता भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट बहुत से लोग कहते हैं अच्छा बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत से लोग कहते हैं हमें इसका नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं हमारा इसका काम नहीं है। बट व्हेन वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड, स्पेशली अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर हम इस पर काम नहीं करते, फोकस नहीं करते, तो हम समहाउ पीछे रह जाते हैं। वेबसाइट्स की रैंकिंग बेहतर करने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे। हमारा टॉपिक ये कि क्या SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, हम सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर सकते हैं, जो बात हम एक मैस तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो SEO के थ्रू पॉसिबल है? एंड इफ दैट इज द केस, तो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग? तो हम इस पर बात करेंगे। और जिस मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया इज अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका काम है। SEO के लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, डिफरेंट फॉरम्स पर काम करते आए हैं, बहुत से लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं, मेंटोर कर रहे होते हैं। सलमान बेग, ही इज विद अस टुडे, उन्हें वेलकम करते हैं टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हालांकि सुबह उठना जरा सा नहीं, काफी मुश्किल होता है यार। मुश्किल नहीं, आई वुड से इम्पॉसिबल होता है, बट सिंस यू कॉल्ड तो टेक्निकल टर्म है ना SEO। आपने कब ये फैसला किया कि मुझे मुश्किल काम करना है? मैंने एक्चुअली मुश्किल काम का कोई इरादा नहीं किया था। मेरा तो यही प्लान था कि इंटरनेट की दुनिया में आकर कोई काम करें जिससे पैसे बने। ओके। तो उस टाइम पर जो प्रोमिनेंट काम था वो ये था कि वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लेकर आनी होती है, दैट्स हाउ यू मेक मनी, बिकॉज उस पर एड्स होते हैं, पीपल सी दोज एड्स। तो द ओनली पॉसिबल वे फॉर मी वाज कि वो हम सर्च इंजन से ट्रैफिक लेकर आए, गूगल पे सर्च करते तो हमारी वेबसाइट आए एंड देन वी ड्राइव ट्रैफिक थ्रू दैट। ओके। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आई स्टार्टेड लर्निंग SEO। इनिशियली इट वाज जस्ट अ मार्केटिंग चैनल, क्योंकि बस वेबसाइट पे ही ट्रैफिक आती है एंड वी मेक मनी, बट देन आई रियलाइज इट्स अ मच बिगर थिंग, वी कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस, एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द बिजनेस बट country wide, state wise, industry wise. You can change a narrative, you can change people's mind, you can change the message that you are giving to the people, to the masses. And we have seen many case studies जहाँ पर search engines ने एक massive role play किया है to change a narrative in a specific agenda, in a specific category, in a specific industry. और मैं लोगों से बात करता हूँ जब भी हम narrative building की बात करते हैं, as you said in the intro, narrative building is happening all around us. It's been happening since years, but अब चूँकि इंफॉर्मेशन इतनी डेंस्ड हो गई है और एक कुछ खास चैनल्स के थ्रू ही आ रही है, तो अब उसका इफेक्ट 10x ज़्यादा हो गया है। और अब ही वो टाइम है जिसमें हमने डिटेक्ट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट नैरेटिव्स आर बीइंग सोल्ड टू अस एंड थ्रू व्हाट मीडियम्स, एंड सर्च इंजन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मीडियम्स दैट पीपल यूज एंड इन फैक्ट वी यूज एज वेल। अच्छा, बड़ा इस बारे में भी सोचा जाता है और अब भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि किस तरह से हम पाकिस्तान का
एक मुस्बत इमेज, पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाएं। तो एसईओ किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से उसके थ्रू एक पॉजिटिव इमेज, एक इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं? Actually, there is a story. It's an outdated story, but it's original story. So I was in Morocco. I met some tourists from probably Europe, UK. I don't exactly remember. तो उनको हम, as we are ambassadors of Pakistan, और हमने हमेशा पाकिस्तान को ही सेल किया है टू वट एवर एक्सटेंट पॉसिबल. सो आई वाज लाइक, वो टूरिस्ट थे, वो मोरक्को आए थे. वी ऑल्सो वेंट टू मोरक्को. सो वी वाज पिचिंग देम कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री यू नीड टू कम टू. इसमें ये पहाड़ है, ये टूरिज्म है, ये ऑल ऑफ, आई मीन वी आर द सेल्समैन ऑफ ठीक है. पाकिस्तान. तो उस टाइम पर उसने गूगल पे जब सर्च किया था पाकिस्तान है, तो उसमें जब गूगल इमेजेस पे गए तो उसमें ऐसी इमेजेस आई जो कि पाकिस्तान की इमेज इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया. Okay. नाउ आई सी वो इमेजेस नहीं है, बट एट दैट Which is very good, हाँ. एट दैट टाइम दैट वाज देयर. तो पॉइंट इज के जब भी कोई कोई आउटसाइडर पाकिस्तान के बारे में सर्च करता है, वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट सर्च एंड वी Okay. नीड टू शो थिंग्स दैट वी वांट टू शो. Absolutely. व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज एक्चुअली, जब भी आप सर्च करें थिंग्स टू विजिट इन पाकिस्तान, थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, सो द वेबसाइट्स दैट यू सी ओवर देयर, एंड ये मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लेमैन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है. देयर आर मल्टीपल कॉन्टेक्चुअल टेक्निकल थिंग्स जो लोग सर्च करते हैं पाकिस्तान के बारे में, जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा मशीन्स एक्चुअली नैरेटिव डिफरेंट तरीके से बिल्ड करती हैं फॉर आवर पीपल. बट एज अ लेमैन एग्जांपल, अगर आप सर्च करें थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, तो वी शुड हैव आवर ओन वेबसाइट्स देयर टू टॉक अबाउट द थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, रेदर देन समवन फ्रॉम आउटसाइड talking about our country के ये अच्छी जगह, वो अच्छी जगह. एंड आई टेल यू दिस, when मैंने एक सर्च किया कि हाउ टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान वीज़ा. आई मीन अनयूजुअल बात है, वी डोंट नीड इट, बट फॉर दोज पीपल आई सर्च इट. तो जब उस पर वीज़ा का प्रोसेस बताया, सब कुछ बताया, फिर उसके आखिर में बताया द थिंग्स टू कंसिडर इन पाकिस्तान, तो उसमें एक पैराग्राफ था जिस पे लिखा हुआ था कि मेक श्योर यू डोंट गो टू द केपी एरिया बिकॉज दैट्स द a bit of unsafe and all of those things. उधर केपी के अंदर खास जगह का नाम दिखाया जैसे पेशावर, मर्दान, ये. एंड I've been a resident of Peshawar for 25+ years. Peshawar is completely safe. Peshawar is perfectly fine. KP is a wonderful place. Yes. And as we discussed before this, मैंने आपको एक जगह पिच की कि आपको विजिट ज़रूर करनी चाहिए, वो है तीरा, विच इज़ द पार्ट ऑफ KP. तो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस. तो अगर ये नैरेटिव मेरे हाथ में होता और मैंने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करनी होती, तो मैं केपी को सबसे ऊपर बताता कि भाई दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस. बल्कि अगर कोई सर्च करता कि अच्छा मुझे केपी में कहाँ जाना चाहिए, शायद तीरा उसमें आ रहा होता. यस, एब्सोल्युटली. देखो, तो केपी नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के बिल्कुल लेवल सही पे भी इट वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट होल लिस्ट. लेकिन चूंकि हमने ये नैरेटिव बिल्डिंग को कभी सीरियस नहीं लिया, कभी पॉजिटिव इमेज को सीरियस नहीं लिया, कभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीरियस नहीं लिया, तो हमने कहा कि भाई हमारा काम नहीं है, जो कर रहे हैं करने दो. तो उनके पास चूंकि 100% कंट्रोल है, और शायद उन्होंने कोई एजेंडा पुश ना करना हो, लेकिन आई विल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनको पता ही नहीं है शायद इस रीजन का, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो लिखना है लिख दिया. ओके. और एज एन आउटसाइडर अब कोई भी इंडिया से, पाकिस्तान से कोई भी सर्च कर रहा है, तो उसको वो नजर आ रहा है, वो पढ़ रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है. अच्छा, ये उन कौन है? क्या ये उनमें एक जेनेरिक टर्म है या कि ये हम पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखें तो पड़ोसी मुल्क का काफ़ी इसमें इन्फ्लुएंस है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन द कोल्ड वॉर फॉर ईयर्स. एब्सोल्युटली. ये बस सवाल इसलिए भी रखा कि ताकि हमें मालूम हो कि ये हमारे लिए इस वक्त कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, कि हमें खुद ज़्यादा काम करना है, ताकि हम ये ना कहें कि चूंकि उन्होंने वो एसईओ का इस्तेमाल करके, मतलब पाकिस्तान आए नहीं है, देखा है नहीं, लेकिन दिखाना क्या चाह रहे हैं अब पाकिस्तान के इमेज दूसरों को, उस पे हमें काउंटर करना है. फिल्म्स के थ्रू भी दिखाया जा रहा होता है. exactly. बहुत ही गलत किस्म का एक नैरेटिव, बहुत ही गलत किस्म का एक परसेप्शन जो बिल्ड किया जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसको चेंज किया जा सकता बट है. दैट्स नॉट द ओनली पॉइंट. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि, एंड आई गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट एज वेल, कि किसी एक ने कुछ लिख दिया तो अब दूसरे बंदे ने जब लिखना है तो वो उससे इंस्पिरेशन लेकर लिखता है. उसका सोर्स वही है. नहीं, स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं इसमें देना चाहिए, बिकॉज एक ने नहीं लिखा देना तो फिर चाहिए. तहकीक करके आप आगे ठीक है दे देते हैं. अच्छा, अब क्या रुझान बढ़ रहा है यंगस्टर्स का इस तरफ? लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अब आप कितना देख रहे हैं इसका? असल में in the last 5 years I've seen a huge wave of people actually coming into this online industry, knowing कि पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर नहीं है, हमें एक्सपोर्ट करना है. तो एक्सपोर्ट हम आम करने से तो रह गए. हमारी जो यंग जनरेशन है वो अब ये सब्जी, आम, इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर सकते. अब क्या कर सकते हैं? अब हम डिजिटल स्किल्स कर सकते हैं. Okay. और पाकिस्तान में बैठकर अपने घर में से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से हम उस स्किल्स को आउटसोर्स करते हैं. तो मैंने 5 साल से लोगों को देखा है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आए हैं. आई सी ए ब्राइट फ्यूचर इन दिस. लेकिन चूँकि
मैंने आपको जैसे बताया कि जब मैंने भी शुरू किया था तो मेरे लिए भी एक ये मनी मेकिंग मशीन काइंड ऑफ थिंग थी कि वैसे पैसे बनाने हैं। लेटर ऑन ईयर्स आफ्टर मुझे समझ आया कि दिस इज मच बिगर देन दैट। Okay. सो द लॉट दैट केम रिसेंटली इन दिस इंडस्ट्री just came in for the money right now. Okay. After a certain period of time they'll also realize कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कि आपने रियलाइज कर लिया है क्योंकि इसका एक मच बिगर पर्सपेक्टिव है। हम उसी मच बिगर पर्सपेक्टिव में क्या उसमें मच बिगर पर्सपेक्टिव यही है, द सॉफ्ट इमेज, द पॉजिटिव इमेज, द नैरेटिव ऑफ अ स्टेट। That's not only one. Okay. It's a What tool. else we can It's get like a from knife. आप उससे fruit भी काट सकते हैं. You can kill someone else as well. Okay. तो it's like almost same. आप सर्च इंजन को अगर उठाएं तो हम किसी की पॉजिटिव इमेज दिखानी है अगर हमने अपनी तो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है। लेकिन द कंट्री अगर हमने किसी का इमेज बिगाड़ना है तो हम बिगाड़ भी सकते हैं. हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, हम इमेज अच्छा करने की बातें करते हैं। अच्छा कैसे करना है? नहीं तो उन्होंने बोला ना हमारा पड़ोसी हमारे पीछे लगा हुआ है. As I मैंने was कब about बोला? to give. इसने बोला। अच्छा अब आप you are not taking इकट्ठे हैं। responsibility. पहले आपने बोला। मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया था, आपने वो नहीं दिया था. अच्छा शुरू आपने किया था। खत्म आपने किया था. अच्छा कि लड़ाई खत्म हो गई हो, हम भी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? नहीं तो आप क्यों खत्म करना चाहते हैं वैसे? हम चाहते हैं कि पॉजिटिव इमेज जाए, हम चाहते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक टाइज भी हों, हम चाहते हैं कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की है. द वे फॉरवर्ड इज के मुझे इस तरह लगता है कि दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट मी, दिस इज द स्टेट मशीन्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज masses and these masses as well. ठीक है। So जब हम इस चीज़ को अपने हाथ में लेंगे, ये जो एक इमेज है या जो एक नैरेटिव है, या एटलीस्ट इसको समझ जाएंगे कि जो भी बात हमारे साथ की जा रही है तो उसके कोई एजेंडा हो सकता है, उसका कोई नैरेटिव हो सकता है. मैं लोगों से आजकल के नौजवानों से मैं एक बात पूछता हूँ कि जब भी आपका कोई स्टैंड पॉइंट होता है, और मैं जेन्युइनली स्ट्रेट अवे पूछ लेता हूँ, इट मेक्स मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वेरी ऑकवर्ड एक्चुअली. मैं पूछते हैं कहाँ से आपको समझ आई इस बात के बारे में? तो देयर लाइक ये ऐसा ही होता है ना. नहीं होता तो है, आपको कैसे समझ आई कि ऐसा ही होता है? यार उस बंदे ने बात की, उस बंदे ने बात की. डिड यू एक्चुअली चेक दैट व्हाट हैपेंस इज दैट in the stream of content that we see, not only search engine, Instagram पे, Facebook पे, Snapchat पे, our subconscious mind is actually copying that data and we are not using that. तो जब उससे relevant बात आती है तो हमारे पास वो डेटा पुल अप होता है, हम अपना एक पॉइंट पेश करते हैं, लेकिन वो पॉइंट हमारा होता नहीं है. ओके। वो एक्चुअली टेकन फ्रॉम दैट नैरेटिव जो हम पे बेचा गया उससे लिया गया होता है. ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि जब भी आप किसी बात पे बिलीव करें, जब भी आप किसी बात को समझें, जब भी आपका कोई स्टैंड पॉइंट हो, आपकी अपनी तहकीक होनी चाहिए, आपको अपना उसको समझना चाहिए, आपको अपना उसको रिसर्च करनी डोंट चाहिए. जस्ट बाय रैंडमली. एंड पीपल आर डूइंग दैट. एंड मैंने आपको चूंकि बताया कि आप चूंकि इन्फॉर्मेशन इतनी डेंस हो गई है, कुछ ही मीडियम से आ रही है, तो इतनी कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास पहले तो पिक करने का भी टाइम नहीं रहा, करने का राइट एंड रॉन्ग में इस तरह की बाइफर्केशन में नहीं कर पा रहे. Absolutely. क्या एसईओ जिस तरह हम नॉर्मल एक टर्म यूज करते हैं ना, कि जो भी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब की दुनिया में, वो उसको समझ रहे होते हैं somehow ताकि उनकी रीच बेहतर हो. यस. फेसबुक, इंस्टाग्राम है, बाकी ऐप्स से मुतालिक सवाल करूंगा. जैसे बहुत से हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, जगह एक्सप्लोर करते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो लेकर आते हैं. अब वो जो काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, क्या उसमें वाकई एसईओ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? यस होता है, लेकिन एक्चुअली जो आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें उसका सर्च इंजन से काम नहीं है. नहीं है. दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सर्चेज होती हैं वो गूगल पे होती हैं. ठीक है. इंस्टाग्राम पे नहीं होती, टिकटॉक पे नहीं होती, स्नैपचैट पे नहीं होती. लेकिन आप देखें रैंडमली आप बैठे हैं और आपको कोई पाकिस्तान की कोई वीडियो आ गई, आपने देख ली तो देख ली, नहीं देखी तो नहीं देखी. बट अगर एक बंदा जा रहा है यूट्यूब गूगल पे, वहाँ पर सर्च करता है कि 10 प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान और टॉप प्लेसेस इन पाकिस्तान, नाउ हिज इंटेंशन इज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, नॉट जस्ट रैंडमली फाइंड इट. ठीक है. सो व्हाट आई सी हियर इज के जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो सर्च इंजन पे इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो इंतहाई टारगेटेड, इंतहाई इंटरेस्टेड लोग हैं जो जानना चाहते हैं. क्या ये इंडिविजुअल्स करेंगे जो कि अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपना कंटेंट इस तरह से अपलोड करें कि वो फिर गूगल पे भी नजर आए, या ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इदारे फिर काम करेंगे? इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टेट को इस पर लीड लेनी है. ठीक है. उसके बाद स्टेट के अंडर जो इदारे आते हैं सच एज पीटीवी, इनको लीड लेनी है टू चेंज देयर एटलीस्ट देयर इंडस्ट्रीज नैरेटिव ग्लोबली. एंड ईच ऑफ द डिपार्टमेंट दैट belongs to each of the industry should take lead in that. And overall state should be leading it. मुझे इनिशियली लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे चूंकि इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, कोई भी फेसबुक अकाउंट बनाए, कोई भी गूगल पे जाके वेबसाइट अपनी रैंक कर सकता है. हमें एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए जिसमें स्टेट शुड लीड इट, बट
people should support it. Okay. We should be a part of that campaign. We should be a part of that movement that shows positive image of Pakistan, or not even the positive, at least the true image of Pakistan, which is positive. Which is positive. Yes. एग्जैक्टली बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन ये एक सोच की भी बात होती है। आपकी एक सोच है, आप काम भी करें उस हवाले से, आप बात भी करें, पर ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटीज़ कभी डिफरेंट हो जाती हैं। आप हर चीज़ को जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो पैसे की नज़र देख रहे होते हैं, जी फलानी जगह से हमें पैसा आएगा, हम कमा लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, बट But मैं it should be a हमेशा byproduct, बट ना? शुभ हम हमेशा यही बात करते हैं अपने शो में, हम कहते हैं कि देखिए गोल्स तो सबके होते हैं, पैसा भी कमाना है, बिकॉज आपने रहना है, आप ब्रेड एंड बटर है, तो ऑब्वियसली आपने उसको कमाना तो है, बट आप अपने गोल के साथ अगर पाकिस्तान को अलाइन कर दें कुछ भी करते हुए, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एफर्ट थोड़ी शायद ज़्यादा लग जाएगी, आपके गोल्स को आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से अचीव करना पड़ेगा, बट आपके मुल्क का फ़ायदा हो जाएगा। आपका मुल्क है तो आप हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो ये एक माइंडसेट है जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। और सलमान, क्या हम अगर खुद से करना चाहें, आपने कहा ना स्टेट की जिम्मेदारी है, आपने इदारों की बात भी की, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देखिए हम काम तो कर रहे हैं ना एनी हाउ, क्या हम खुद से नहीं इनिशिएटिव ले सकते और हम खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें पैसा बाय प्रोडक्ट ही रहे माइंड में भी, और हम कहें कि नहीं हमें बाय नैरेटिव की तरफ काम करना है, एसईओ का इस्तेमाल इस तरीके से करना है जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं उसमें? For you specifically, it is the most easiest one. ओके, You have daily interaction with the guest. Right. Everyone has a standpoint. बिल्कुल, The only thing you need to do is just document it online. ओके, ठीक है, you're doing it in a video form. Yes. You need to do it in a text form as well. Okay. ठीक है, आप कोई podcast form या audio form में आप करें, इसको distribute करें through different channels. Okay. And use the right keywords, right titles, ठीक right part of the content, उसको highlight करें ताकि कोई search करे. For example, आज के दिन अगर हमने जो हम बात की है, तो कोई गूगल पे सर्च करे SEO for narrative building, तो अचानक से आपका शो आना चाहिए, उसकी वीडियो आए, फिर उसके बाद उसका Okay. वेबसाइट आए, फिर उसके बाद उसका पॉडकास्ट यानी ऑडियो लिंक है वो आए, बिल्कुल ठीक। फिर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट, आई मीन यू शुड बी द वन लीडिंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो फिर जिसने भी नैरेटिव बिल्डिंग के बारे में समझना है एसईओ से रिलेटेड, तो वो आपके शो से समझेगा, एंड दैट शुड बी द ऑथेंटिक सोर्स बिकॉज यू हैव अ टैग ऑफ पीटीवी एंड योर पोर्टफोलियो। आपके ख्याल में क्या बहुत से मुल्कों में ये हुआ होगा, किया होगा इसी डोमेन में, इसी सेट ऑफ माइंड के साथ कि अच्छा हमें अपने मुल्क को इस तरीके से बेचना है? UAE government is very specific when it comes to narrative building online because Okay. they have a product they are selling. Okay. वो मुल्क नहीं चला रहे, वो बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, I have seen my friends posting a video of people. हुआ ये था कि कोई एक लॉन्च इवेंट, तो उसमें कुछ शीशे वगैरह टूट गए थे। ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में तो इसकी वीडियो वायरल जाती है ना, सही बात है। सेंसेशन कि खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज के शीशे टूट गए, लोगों ने पत्थर मारा, ऑल ऑफ बिल्कुल। दैट, एंड इट सेल्स। उसने भी ये किया, पाकिस्तानी था, तो उसको कॉल आ गई कि कैन यू प्लीज रिमूव दैट, एंड ही इंस्टेंटली रिमूव दैट। एंड एट द सेम टाइम डू यू नो दिस कि दुबई में कोई एक्सीडेंट हुआ, यू कैन नॉट Film it. कैप्चर इट एट ऑल बिकॉज अगेन यू विल शो नेगेटिव इमेज ऑफ इट। तो वो ग्रास रूट लेवल से इसको इतना कंट्रोल कर रहे हैं। इमेजिन आप अगर कभी वेबसाइट पे कुछ लिख दें दुबई के बारे में उल्टा, दे रीच आउट टू यू डायरेक्टली एंड दे टेल यू टू रिमूव इट, एंड 99.99% पीपल रिमूव इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दुबई इज अ हब नाउ। अगर आप दुबई से बैन होगे तो आपके कनेक्टिंग फ्लाइट्स तो दुबई से होते ही हैं, सही बात है। एटलीस्ट, तो यू आर बैन ओवर देयर, तो आप उधर लैंड करेंगे, आपको पकड़ लेंगे। दुबई का आप मुझे कोई भी नेगेटिव अगर आप देखेंगे ना, तो यूट्यूब पे वो लोगों ने उन लोगों ने बनाया हुआ है जो जिन्होंने कभी दुबई नहीं ना जाना, कभी गए ना कभी जाना है। ना कभी जाना है, लेकिन मैसेज को उन्होंने ऐसे कंट्रोल रखा हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, किसी ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करना ऐसा। फिर ऑन द कंट्री, एक तो प्रोड्यूस नहीं करना, अब हमने कैसे नैरेटिव बिल्ड करना है, फिर उनके अपने सोशल मीडिया लीड्स हैं, उनके अपने जो इदारे हैं, उनके अपने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वॉट एवर दे डू, ठीक है। अच्छा वो पेपर पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कुछ एक विजन 2030, विजन 2050, सही है। 2050 में दुनिया रहती है नहीं रहती, आई डोंट नो, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि दुबई इन द 2050 इज गोइंग टू बी इन एट द मून, एग्जांपल टू द मून। तो ये तो देखें बिल्कुल कर रहे हैं वो। हम पाकिस्तान में हमने एक्चुअली उस तरह के काम किए हैं जो वो 2050 में शायद करना चाहें, या कुछ एटलीस्ट किए होंगे। That's true, लेकिन हमने तो वो भी sell नहीं बेचे किया। ना, हमने तो वो हमने भी नहीं बेचा बताया। नहीं है अच्छा, आप उसको। देखिए वो शायद इस चीज़ को समझते हैं कि डिजिटल दौर है, अब सब कनेक्टेड ही डिजिटली है, Absolutely. कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंस को समझ के उन्होंने काम वहाँ पे करना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया। Absolutely. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, देखिए जिस तरह आपने बताया कि एक्सीडेंट की आप पिक्चर या वीडियो नहीं बना सकते, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं कि कॉल आ जाती है और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ी सी अगर कोई पॉलिसी बना दी जाती है, थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, तो किस तरह से लोग, और वो React पाकिस्तान करते हैं। के फेवर में भी हों, हाँ, फिर पाकिस्तान वो के कहते हैं नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच को हिट कर दिया। तो आई थिंक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है हम सबको कि
जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी नई चीज़ें आती हैं, रूल्स आते हैं, जिनको आपने लॉज आते हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है, वो कुछ चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती हैं, आपके मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत होती हैं। कम, लेकिन यस एट द एंड ऑफ द डे देखें हम तो वी आई टोटली स्टैंड अगेंस्ट द सेंसरशिप। इंसान को ऑल्दो मेरे ख्याल से सप्रेशन नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से आप नैरेटिव बिल्डिंग करें ना। सेम इन पाकिस्तान फ्रीडम स्पीच एट टाइम्स होना चाहिए, आई गेस, आई एम श्योर इनफैक्ट कि सेंसरशिप ना हो। फॉर एग्जांपल हमने जो बात करनी है हम करें विदाउट सेंसरशिप, बट एट द सेम टाइम स्टेट शुड टेक लीड और स्टेट शुड बी द ऑथेंटिक सोर्स। कि हम बोले ए इज इक्वल टू बी तो बोले नहीं ए इज इक्वल टू सी, तो वो उनकी बात लोग सुने, हमारी ना सुने। बट स्टेट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन दैट। एट द सेम टाइम other countries actually use these mechanics to actually build their image in the world. एंड ऑफ दिस सेगमेंट हमें बस ये बात कहते हैं कि जो मकसद भी था इस सेगमेंट का वो यही था कि कैसे आपने नैरेटिव बिल्ड करना है और सबने मिलके करना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है, ही शुड टेक लीड, या वहाँ से पॉलिसी आए, वहाँ से गाइडलाइन आए, वहाँ से एक रोड मैप सामने, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड टेक स्टेप्स। और आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकते, अपने डोमेन में हम कर सकते हैं, और यही हमारी कोशिश भी है जो कि हम करें। सलमान भी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। आप अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं और इसी तरह से एम्बेसडर बने रहे पाकिस्तान के, जहाँ जहाँ जाएं वहाँ लोगों को बताएं कि दैट्स द ट्रू इमेज, दैट्स द राइट इमेज ऑफ पाकिस्तान, द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। लेंगे एक ब्रेक, नाज़रीन वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ज़मीन के आलमी दिन की बात हो रही है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो कि ज़मीन के बचाव के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी आगाही के लिए बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ऐसे में आज इस शख्सियत ने में ज्वाइन के नाम तो इनका है उस्मान अब्बासी, लेकिन सोशल मीडिया पर टीचर उस्मान के नाम से जाने जाते हैं। और स्पेशली फ्रॉम फ्यू मंथ्स हम देख रहे हैं कि कैंपेन लेकर चल रहे हैं, और कैंपेन है पानी के छोटे छोटे तालाब बनाना। क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए का अहम रोल हो सकता है, कैसे ग्राउंड वाटर का जो लेवल बहुत नीचे जा रहा है उसको वापस रिवाइव करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आज हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे। एंड अदरवाइज और कौन कौन से काम करते आ रहे हैं ये इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से, वो शजरकारी हो, वो पोल्यूशन के एरेडिकेशन से मुतालिक बात हो, तो आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। लेकिन चूँकि वो जो 3-4 महीने से जो मुहिम चली है ना पानी के तालाब, तो हम ज़रा पूछते हैं कि आइडिया कैसे आया, कितना यूज़फुल है, लोगों का रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसा है, तो आज हम उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। बिल्कुल जी, तो उस्मान अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उस्मान, क्या आपके क्या थॉट्स हैं आज के दिन के हवाले? सबसे पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद ज़रा इनिशिएटिव पे बात करेंगे। क्या अर्थ डे को हम उतनी संजीदगी से ले रहे हैं जितना हम लेना चाहिए हमें? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ, मैं अगर परसेंटेज में कहूँ तो हम शायद 0.0% में भी फॉल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली अगर इसी से मैं स्टार्ट, आज का दिन है और आज आप देखें कि कितने परसेंट स्कूल्स के अंदर या ओवरऑल नेशन वाइड, मतलब टीवी में तो शायद हम बातें करते हैं, प्रैक्टिकली नो वन इज डूइंग एनीथिंग। उसी तरह प्लास्टिक कचरा जलाया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, पानी का कत्लेआम। मैं अभी आते हुए जो मैंने देखा है, मैं ज़रा इसी से रिलेट कर रहा हूँ। आते हुए मैं 3 जगह पे जो पाइप है ना, जो बोर का डायरेक्ट पाइप से लोग अपने वो घर नीचे बाहर धो रहे थे, एक गाड़ी धो रहा था, एक अपना फर्श, उनसे मेरा अच्छा खासा लड़ाई होके तो मैं इधर तक पहुंचा हूँ। और वो मुझसे ऐसे आर्गुमेंट, मैंने कहा ये आपके बच्चों का सवाल है, एक एक बूंद के लिए हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इतना डाउन चला गया है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2040 में 80% जो हमारा पानी है, सिर्फ मैं अगर उसकी बात करूं, एनवायरनमेंट तो बहुत ही बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम अगर देखें तो घंटों लग जाएं। 80% लोगों के पास पानी की बूंद बूंद के लिए वो तरसेंगे ये 2040 15 साल के अंदर, और हम इस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मुझे गिला है, मैं नेशन वाइड मैं लोगों से भी गिला है, उनसे जो कि मेरी तरह शायद सोचते हैं बट वो रिएक्ट नहीं करते, लोगों तक बात नहीं पहुंचाते, एजुकेट नहीं करते। तो इसके लिए अगर आपने अर्थ डे का पूछा है तो आप देखें कि कचरे के ढेरों के ढेर, मिलियंस ऑफ टन्स पड़े हुए हैं, उसमें से जो मीथेन बाहर आ रही है उसी की वजह से मैं सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में 70% हेल्थ के जो इश्यूज हैं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कचरा। अब आप
फिर मैं इसके यानी ऊपर जहाँ जहाँ कचरा होता है वहाँ मीथेन की एमिशन होती है। जहाँ पे ये डंप हो जाता है उसके Okay. अंदर फिर डिफरेंट किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं, तो वो फिर मीथेन तो प्रोड्यूस इसका होती हल है। क्या होता है? जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, क्या वो हल होता है इसका? यस, Okay. प्रॉपर उसका लैंडफिल है या प्रॉपर फिर डंप इसकी करना लैंडफिल रिसाइकलिंग साइट्स है। पे, ठीक है। अदरवाइज कहीं unfortunately- कचरा रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से फिर एमिशंस होंगे, वो नुकसानदेह है। अब- अच्छा, ये जो इससे पहले आपने आगाज़ में कहा ना, आते आते आपकी जो बहस हुई, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये स्टेप भी लिया कि आपने उनसे बात की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे आसपास देख रहे होते हम हैं। कहते हैं उनका मसला है, हमें क्या पड़ेगा। हाँ, अब वाकई उनका उनका मसला मसला हम इसलिए भी कह रहे होते हैं क्योंकि अगला बहुत बुरी तरह आपको स्नब करता है, लोग सुनते नहीं। अच्छा, मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट मैं ये अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। मैंने 13,000 वीडियोस बनाई हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, ओके, और उनमें मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन के ये हो क्या रहा है। ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई अपने ही मुल्क के अगेंस्ट हूँ, बट ये शऊर हमने देना है कि हम कर क्या रहे हैं। वेरी ट्रू। तो दरख्त कट रहे हैं, आग लग रही है जंगलात के अंदर, पानी की तबाही, प्लास्टिक आप देखें, हम प्लास्टिक का यूज़ उसके ऊपर कानून बन जाते हैं, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होगी तो बस वो उसको क्योंकि जब just तक for हमारे granted- अपने अंदर रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते। सादी सी बात है, इतनी बार ये कहा गया कि अगर आप नान की दुकान पर जा रहे हैं तो कपड़ा साथ ले जाएं, उसमें नान लपेटें और घर ले आएं। शॉपर ना यूज़ करना लेकिन हम जाएंगे शॉपर में लेकर आएंगे। दूध वाला आया है, बर्तन लेकर जाओ, उसमें दूध निकालो और ले आओ, हम शॉपर में ही दूध लेंगे। सो वो जो प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, जहाँ पर बैन भी होता है, ऐसे हाँ। गवर्नमेंट ने कितनी बैन Yes. करने की भी बात की है, पंजाब में प्रॉब्ली और बाकी हर इलाकों जगह में, पे जहाँ- गिलगित में जहाँ स्टार्ट पर हो, भी लेकिन माय पॉइंट है सबीन के जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे वो बैन कैसे मैं इंप्लीमेंट यही होगा। बात कर रही हूँ कि होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे इस्तेमाल हो रहा होता चल रहा होता है। एक चीज़ में ऐड कर Please, दूं, जी। अगर हमारे यहाँ रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है, ये इतनी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब जितने भी आप प्लास्टिक बॉटल्स या जो 50 माइक्रोन से ऊपर की जो प्लास्टिक है, उसको हम रिसाइकल करके जो ब्रिक्स आप कहते हैं, या दुनिया तो उससे जो बेंचेस बनाती है, फर्नीचर बनाती है, ताकि जो हमारे दरख्त हैं वो बच जाएं। मैं आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल सर। ये तो एक पोटेंशियल है Yes. कि हमारे पास वो Business कचरा potential. बिजनेस में है। ये तो देखें, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं क्या करूं, आप एक प्लांट लगा लें, वो प्लांट लगाएं, आपके पास रॉ मटेरियल बेतहाशा पड़ा हुआ है, आपको उस कचरे को लें, बिल्कुल सॉर्ट ऐसे ही। करें, वहां से प्लास्टिक वेस्ट को लें, उसे यूजफुल मटेरियल बनाएं उससे। अवेयरनेस नहीं है ना, या सोचते नहीं है इस बारे में लोग इसमें इतना। अगर प्लीज एक और चीज़ ऐड करनी Please, है। जी जी मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से, और बड़ी ये सीरियस इस पॉइंट को, और हर बंदे को ये आवाज़ रेज करनी चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसको एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम प्री नर्सरी जो प्रेप है वहाँ से लेके PhD तक इसको कंपलसरी किया जाए। ठीक है। हर एक बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करे अपने कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो दरख्त लगाए, चाहे पानी बचाए, चाहे वो कचरे के right. ऊपर, तो तब उसको आगे प्रमोट किया जाए। तो ये इसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस भी बनाने के लिए तैयार हूँ, और मैं पिछले कोई 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि प्री स्कूल के बच्चे से लेकर आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, वहाँ तक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। इस पे बात हो, प्रोजेक्ट्स बने, आपको मैंडेटरी करें कि आपने कोई ना कोई एक स्टेप लेना है जो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की और तरफ शुभ, एक लेकर चीज़ जाए। मुझे सबसे अच्छी लगी है वो ये कि वो वॉलंटियर भी करने को हाँ। तैयार हैं। ये जज्बा हम सबके अंदर होना Absolutely. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि हुकूमत ये करे, हुकूमत, हम अपने तरफ से भी हम जो क्या कर कंट्रीब्यूट सकते कर हैं? सकते हैं हम वो करें। तो ही सेड कि मैं वॉलंटरली मैं सिलेबस भी बनाने को दैट्स तैयार एक्चुअली हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के ये वाली बात ना, हाँ। हम सिर्फ मसलों की बात कर रहे होते, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मसले की बात नहीं होनी चाहिए, उसके सोल्यूशन की बात भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली ऐसे है। अब आते हैं सर, जो आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया एक प्रोजेक्ट जो हम जिक्र भी कर रहे थे, कैंपेन जो आपने दिसंबर लास्ट ईयर से गालिबन स्टार्ट किया है, छोटे छोटे तालाब का बनाना। थोड़ा बताइए आइडिया कैसे आया, कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों ने रिस्पांस कैसे दिया, और अब कितने तालाब बन चुके हैं, और इन एक्चुअली उसका फ़ायदा क्या होता है? ये थोड़ा सा इसको मैं लंबा आंसर होगा प्लीज़। 31 दिसंबर, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मैं अपने गांव गया हुआ था। ज़िला बाग का एक गांव है मेरा, आज़ाद कश्मीर में। तो वहाँ पे जाके देखा तो लोगों के पास पानी नहीं है, क्योंकि तकरीबन कोई 80 डेज़ हो गए थे, बारिश नहीं हुई ना। अब माहौलियाती तब्दीली इतनी ज़्यादा आ गई है, जंगलात में आग, और वो हमने सारा तबाह कर लिया। तो पहले 5-5 फीट बर्फ़बारी होती थी, अब 2-4 इंच भी नहीं होती। तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो ख़त्म हो गया। हमारे तो चश्मे चलते थे, और अब 80% चश्मे खुश्क हो गए। अब एक फोतगी हुई, तो वहाँ पे 80,000 का उन्होंने कहीं दूर से पानी मंगवाया सिर्फ उस घर के अंदर।
मेरी वालदा सुबह पानी के लिए जा रही थी तो वो गिरी हैं, उनको चोट आई और बड़ी मुश्किल से वो बची हैं। तो मैंने वहाँ से, क्योंकि ये आइडिया पहले से था कि पानी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने एक तालाब बनाया 31 दिसंबर को कि ये हल है, अगर आपने ये करना है तो तब सरवाइव कर सकेंगे, वरना ना हम ना हमारे बच्चों की तो खैर हम सोच ही नहीं रहे ना, हम जो बड़े हैं हम उतनी बेदर्दी से जो सारे माहौल की तबाही कर रहे हैं तो बच्चे किधर जाएंगे। तो वहाँ से पहला तालाब शुरू हुआ 31 दिसंबर 2024 को। तो वो वीडियो मैंने अपलोड की क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मैं सारे चैनल्स में यूज़ करता हूँ, जस्ट क्योंकि इतना ज़्यादा Message चला गंद जाए। है, उस गंद को भी काउंटर करना है। और मेरी रिक्वेस्ट फिर सबसे है कि आप जितना एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें पॉजिटिवली इन्वायरमेंट के ऊपर वीडियोस बनाएं। और वो तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया, आगे वो वायरल हुई वीडियो। तो फिर मुझे डोनेशंस भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि डोनेशंस मैंने पहले भी लेके डस्टबिन्स भी बनवाई थी और मैंने कोई 18-20 हज़ार पौधे भी लगवाए। तो वो डोनेशंस आए तो मैंने फिर एक क्राइटेरिया सेट किया कि हम 6,000 रुपया देंगे जो तालाब बनाएगा या जो बनाना चाह रहा है। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको जब किया तो 1 से 2 से 10 से 20 से अब अल्लाह का शुक्र है कि 3 महीने के अंदर 600 रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पॉन्ड्स हैं वो आज़ाद कश्मीर में बन गए। 80 के करीब मरी के अंदर हैं, 20 के करीब आप देखेंगे तो नथिया गली के अंदर है। तो ये अब काम 10,000 तालाबों का था कि इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट करना है, लेकिन इंशाल्लाह इसको 2 से 3 लाख के ऊपर लेके जाना है। आपने बेनिफिट्स पूछा, तो अब क्लाउड बर्स्ट होते हैं ना, तूफानी बारिशें होती हैं, तो हम वो पानी हमारा स्टे नहीं करता ना ज़मीनों के अंदर, हमारा माउंटेनियस हिली एरिया है, तो वो सब नालों से होता हुआ ज़ाया हो जाता है। तो पहले बर्फ़ 2-2 महीने स्टे करती थी, आहिस्ता पानी ग्राउंड लेवल। यस, अब वो पानी हमने फिर इन तालाबों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को में अब्ज़ॉर्ब भी होगा। एक तो ये बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि जो सॉइल इरोजन होती है ना, कटाव होता है तेज़ी से पानी जब बहता है तो मिट्टी भी वो भी रुकेगी। जो जंगलात में आग लगती है तो बीच में उसके लिए एक ये बैरियर क्रिएट करेगा। फिर जो चरिंद परिंद जो मर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए पूरा इकोसिस्टम रिवाइव होगा इन तालाबों के लिए, और जो पौधे हैं उसके सराउंडिंग में वो फिर से एक ज़िंदगी आएगी। तो ये है इसके कुछ बेनिफिट। और जो बेरोज़गार थे, और अब एक और चीज़, इन्वायरमेंट से एक बेरोज़गार बंदे को क्या लगे, वो तो कहता है मैं मर रहा हूँ, मुझे क्या लगे, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो अब ये देख के वहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग, वो उन्होंने मुझे पूछा है कि ये आप हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। उससे एक अवेयरनेस जो उनके अंदर गई है ना, तो जो वो मुझे खुशी है कि कभी भी वो एनवायरनमेंट ना सीखते। दैट्स वेयर आई थिंक आप जो पोस्ट भी करते हैं उसमें लिखते हैं कि अगर आप अपने एरिया में इतने लेवल इतने बड़ा तालाब बनाएंगे आप उतना पे करेंगे उनको। यू आर एक्चुअली पेइंग कि आप अपने लिए कुछ काम कर लें। नहीं तो इस बहाने ही लोग आगे आ जाए, वैसे वाकई में सिर्फ इस बहाने ही लोग आगे आ जाए कि कम से कम काम करें जी अपने अपने इलाके में। एक शख्स जाकर सारे इलाकों में नहीं बना सकता, बट ठीक है आपको उस बेनिफिट की आपको समझ नहीं आती, इस बेनिफिट को समझ के करने। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मेरा खुद ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से ही है, और मैंने बचपन से मैंने चश्मे वहाँ पर जितने भी थे मैंने खुश्क होते देखे। हर साल जब चक्कर लगता है, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा, तो वाकई जो करीब करीब जितने चश्मे होते हैं वहाँ पर आप जाएं तो वो मतलब हम पहले तो क्योंकि बच्चे बच्चे घूमने जाते थे तो हम यहाँ तक डूबते थे, लिटरली टखनों तक पानी नहीं है। आप मतलब विद इन ईयर्स सारे चश्मे वहाँ पर कंप्लीटली खुश्क हो गए। और एक चीज़ जो उसके अंदर मैंने देखी वो ये भी कि लोगों ने वाकई उसकी कदर भी नहीं की। इस चीज़ को भी देखना चाहिए, कदर नहीं की। और जो गंदगी फैलाई है वहाँ पर जितनी भी जगह है वहाँ की, आप इस वक्त वो चश्मे की बात करें जिसकी हम बात भी कर रहे थे, आपने भी विजिट किया था तत्ता पानी। मैं वहाँ गई लिटरली, आप वहाँ पर हालात देखें, आप वहाँ पर 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते अगर आप विजिट के लिए जाते हैं। सो ये ओवरऑल जो आपसे पानी की बात करें ना, बट ओवरऑल हम अपने माहौल के लिए कर क्या रहे हैं। सो ये हर लेवल पे बात, ये खुद अपनी भी बात है कि आपके अंदर एक सिविक सेंस होती है, वो होना भी बहुत ज़रूरी है कि लोग भी तो आए वहाँ पर, लोग भी तो देखें आपकी जगह। ऐसे तो ना हो कि 5 मिनट कोई खड़ा ना हो सके वहाँ पर क्योंकि इतनी गंदगी है कि वहाँ पर स्मेल से नहीं खड़ा हुआ जा रहा।
अच्छा ट्रू। हमारा एक जंगल है 7,000 फीट की बुलंदी पे, नीला बट, बड़ा तारीखी मकाम है। तो वहाँ पे बहुत कचरा लोग फेंकते थे आके, तो वहाँ पे मैंने डोनेशंस इकट्ठे करके तो कुछ डस्टबिन्स बनवाई 5। अभी ईद पे मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ वापस आ रहा था, तो मैंने देखा हर तरफ पैम्पर्स के ढेर पड़े हुए हैं, वो भी डस्टबिन के अंदर नहीं, बाहर। मैं उतरा हूँ, बच्चों को भी उतारा है, और वहाँ से वो सारे पैम्पर्स हमने कलेक्ट किए हैं। सिविक सेंस और एथिक्स मुझे लगता है इनको प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए, ना कि बातों से। Very तो true. मैंने अपना ये ऑनलाइन एक स्कूल बनाया हुआ है, ये सबके लिए मेरा हैशटैग है कि 13,000 वीडियोस बनाना दिन रात में, अपनी सारी ट्यूशन सब काम छोड़ के, कि अल्लाह करे कि ये एक मूवमेंट बने। अल्लाह करे इंसान सर, तो ये नहीं बड़ा रहते, ज़रूरी क्योंकि है। 2040 तक हमारे यहाँ इतनी तबाही आ रही है, वो अभी आप 2025 की देख लें, 600 फीट तक तो पानी इधर नीचे चला बिल्कुल है गया। सर, नहीं मिलता। आप बोरिंग कराएं, आप 600 फुट तक जाके पानी निकल रहा होता तो है। आगे आप फिर खुद हिसाब और लगा। कहाँ वो 100 फुट पे पानी निकल आता था बड़े आराम से। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटे छोटे टिप्स अगर आप देना चाहें, चले हम इस्लामाबाद से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने भी आते हुए बात भी की ना कि फर्श धुल रहे हैं, गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। हालांकि रिसेंटली हमने देखा भी कि पंजाब में, स्पेसिफिकली लाहौर में, उन्होंने वो जो पाइप है उस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि उस पाइप से आप गाड़ी धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, पानी से ज़ाया कर रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक किसी लॉ को, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्हाई डू वी नीड दोज लॉज एक्चुअली। हमें तो ये बेसिक सिविक सेंस के तौर पे इसको एड्रेस करना है, इसको समझना है कि नहीं पानी ज़ाया करना। अगर हम सिर्फ बच्चों को यही बता दें कि आपने टूथब्रश करते हुए भी ख्याल करना है कि पानी एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो, वुज़ू करते हुए भी ख्याल रखना है कि सिर्फ उतना पानी लें जितना आपकी वुज़ू कुछ के लिए चीज़ें बस रिक्वायर्ड है। तमीज़ की बात होती है। हाँ। ऑनेस्टली थोड़े से हार्श वर्ड्स हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, इट्स बिकॉज ये दिन ऐसा है, और वाकई जब आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं ना कि ये क्या कर दिया हमने मिलके, और ये हम अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि हम भी सारा दिन क्या कर रहे होते हैं हमें भी नहीं पता होता अपनी अपनी कैपेसिटी में। तो अगर हर शख्स खुद अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस हवाले से। वरना इसके असरात जो है ना, Already हम इसका जो feel कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑलरेडी हम फील कर रहे हैं, बट खुदा ना खास्ता पानी की शॉर्टेज भी हो सकती है, या हमारे एनवायरनमेंट और इतनी बुरी तरफ जा सकता है जिसको हमने सोचा भी ना हो। एब्सोल्युटली। बस टिप्स अगर सर आप दे दें क्विकली हमारे नाज़रीन को, जो कि आपकी तरफ से बड़ी वैल्यू। मेरी एक बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जब भी अपने बच्चों के साथ या घर में जब फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो उसमें माहौल को आपने 5 मिनट ज़रूर देने हैं। और जो उलमा है वो मसाजिद के अंदर जो जुमे के खुतबात होते हैं उसमें 5 मिनट ज़रूर निकालें और एजुकेट करें। टीचर सुबह जाते ही, जो गाड़ियों वाले हैं वो गाड़ियों के अंदर एटलीस्ट जो बंदा भी जो कर सकता है, क्योंकि हम एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इससे बड़ी इमरजेंसी क्राइसिस मेरा नहीं ख्याल, मेरा पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद 5 ममालिक में से एक है जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। तो इसमें हर बंदे को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके तो हम इस पूरे इशू से निकल सकते हैं, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज देखें, पानी जो है वो जिंदगी है। ये समझें जब भी आप यूज़ कर रहे हैं कि आपके भी बच्चे अभी उन्होंने भी बड़े होना है, तो वो किधर जाएंगे, ये पानी उनके लिए। आई मीन जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपकी औलाद को पानी नहीं मिल रहा होगा। जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ मोमेंट, और आप कहेंगे कि ओह लेट्स डू समथिंग, औलाद को पानी नहीं मिल रहा होगा। सो छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें, जिस तरह सर आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ऐड करना चाह रहे हैं सर इसमें। मैं कहता हूँ कि सिर्फ सोच और शऊर, जब तक ये हमने एज अ कलेक्टिव हम जो बात कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ कि 5% तक लोगों को ये रियलाइजेशन है कि एनवायरनमेंट बुरी तरह इम्पैक्ट हो गया, लेकिन हमने मैसेज तक पहुँचना है। जब तक मैसेज तक नहीं पहुंचेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पे जो टीवी हैं, सोशल मीडिया है, उन पे मैसिव कैंपेन, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वेरी राइट, जिनकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, जो कि सामने बड़ा दुरुस्त का इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स नहीं, वो तो कहते हैं हम सोशल वर्कर नहीं है। मैंने इतनों को देखा है, उन्हें कहते हैं हम यहाँ पर सोशल वर्क के लिए नहीं बैठे हुए, वी आर एक्टर्स और वी आर उनको फिर देखें, उनसे बाइकआउट। मैं कहता हूँ कि उनसे मैं सबसे हैरान होती हूँ, मैं सोच पे हैरान होती हूँ कि आपके पास जब एक प्लेटफॉर्म है ना, और आपके पास इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है, तो आप पर जिम्मेदारी आयद होती है। Absolutely. ये आपकी चॉइस नहीं है फिर कि मैं तो ये हूँ और मैं तो ये हमसे ही पैसे कमाते हैं ना, तो ये हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तो इनका सबसे फायदा कहूंगा नहीं कि है। वो सोशल वर्क नहीं, रिस्पॉन्सिबल वर्क है, एंड यू हैव टू डू इट। और हम सबको करना है, मुझे भी करना है, सबीन को भी करना है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट माशाल्लाह। हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में करना है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है हमें ये करना होगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि हम इसलिए बाबा इसको एम्फोसाइज कर रहे हैं
कि अपने बच्चों से डिस्कशन करें और नॉट जस्ट डिस्कशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेकर जाएं उनको बाहर, उनको बताएं, उनको दिखाएं, सफाई मुहिम में, प्लांटेशन ड्राइव में, वाटर कंजर्वेशन में। ये सब कुछ जब हम करेंगे तो वो नेचुरली एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर हमारे वो ज़ात का हिस्सा बन जाएगी। सोसाइटी उस डोमेन में आगे बढ़ेगी, उसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होगी, जो कि हमें करना है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक चीज़ प्लीज़, अभी ईद के दिनों में मैं गाँव गया जी, हूँ जी। तो बच्चों को पटाखे जो वालिदैन ने लेके दिए हैं, हमारे गांव में कोई 50 जगह पे आग, क्योंकि वो पटाखे फेंकते हैं हर तरफ और ये देखें ना, तो इसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है। इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगाना चाहिए, जो हमारे जो सर मैं environment इसमें भी एक बात करता हूँ कि देखें, बैन या लॉ ये अपनी जगह, ये माँ बाप किधर होते हैं, ये वालिदैन होते किधर हैं जब बच्चे लेकर जा रहे होते हैं पटाखे, जब वो पैसे दुकान कहाँ से पे, आते हैं? और वो दुकानदार क्या कर रहा है, यानी ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं बट वो बच्चा आपसे पटाखे लेना है तो प्लीज मत देना। एक तो रखा क्यों है आपने, इस पे वाकई होना चाहिए सीरियस एक्शन कि आपने रखे क्यों थे पटाखे। एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आग के वाकयात हैं। आप ट्रेवल करें यहाँ से टुवर्ड्स नॉर्थ कहीं पर भी, या चले मैं कहता हूँ आप मरी की तरफ निकल पड़े, आपको रास्ते में कई स्पॉट्स पे आग लगी नजर आएगी। रातों को आप निकल के देख लें, आपको आग लगी नजर आएगी। कहीं पर सर्दियों में जाएं तो कहते जी वो बॉनफायर चल रहा था, बारबेक्यू चल रहा था। या सिगरेट पी के गाड़ी हर से- साल कितने वाकयात हुआ। सिगरेट पी के गाड़ी से ना बिल्कुल। बाहर फेंकते हैं लोग, हवा का झोंका आया तो लाखों दरख्त जल गए। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हम लगाते जाएं दरख्त, तो वो जहाँ पे जो लाखों जो नेचुरल बीज से बने हुए वो सारे पौधे बिल्कुल, ये ज़ाया तो हो जाएं। ख्याल रखना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आवाज़ जितने लोगों तक पहुंच सके बिल्कुल। आज। हम चाहेंगे कि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब जिस पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है उनके पास में तो बहुत से एजाज़ हैं, लेकिन जो रीसेंट एजाज़ उनके हिस्से में आया है वो है कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वाइस चांसलर, यानी 40 साल की उम्र में उनको वाइस चांसलर का जो एक ओहदा मिला। आज हम उस पर बात भी करेंगे कि एट दिस एज ये मिलना कितने बड़े एजाज़ की बात है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पहले कम उम्र तरीन वाइस चांसलर ये बने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एज एजुकेशन जिस तरह से इनकी खिदमात हैं, और उसमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के वाइस चांसलर ये रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं, रिकग्निशन की बात करते हैं, 2018 में और 2019 में इन्हें HEC की जानिब से बेहतरीन रिसर्चर और बेहतरीन उस्ताद का भी अवार्ड दिया गया, और ग्लासगो यूनिवर्सिटी की तरफ से बेस्ट एलुमनाई का अवार्ड देकर 2024 में। आई एम श्योर कि और बहुत से अवार्ड्स हैं जिस पर हम और बहुत ज़्यादा इनकी सोच हाँ। ऐसी है कि हमने अपने यंगस्टर्स को आगे लेकर जाना है, तालीमी निज़ाम को Yes. इस तरह का बनाना है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो बहुत कुछ सीख के एक इदारे से निकले और आगे उनको जॉब हंटिंग में, जॉब अवेल करने में Absolutely. मुश्किल ना हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इतने सारे एजाज़ात जो हैं वो आपने ज़ाहिर है अपने नाम किए हैं। क्या ये सोच के कभी काम किया कि मैंने ये रिवॉर्ड मुझे चाहिए, या फिर बस एक पैशन है जिसको लेकर चलते गए और रिवॉर्ड खुद ब खुद आपके पास आया? जी, तो बहुत सारे अवार्ड आपने गिने, तो जो मेरा रिसेंट अवार्ड है जो सितारा इम्तियाज़ माशाअल्लाह। पाकिस्तान का भी 23 मार्च को मिला, तो वो उससे मुझे बहुत वो मिला। और बंदा मेहनत करता जाए तो अवार्ड फॉलो ख़ुद ब खुद करते हैं, रिकग्निशन ख़ुद ब खुद फॉलो करता है। लेकिन मेरा जो अपना एक ईमान भी है, यकीन भी है कि जब आप लोगों को साथ लेके चलते हैं कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन इसमें लोगों को भी फ़ायदा होगा, मेरे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, तो फिर वो जो सारी गैबी ताकतें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, दुआएं, वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने को लेके चलते हैं, आपने अपना एक गोल बनाया हुआ है कि मैं इस जगह पहुंचूंगा, तो आपको इंडिविजुअली तो मिलेगा, लेकिन शायद ये चीज़ें से आप महरूम हो जाते। मेरा अपना एक किया है, जहाँ मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस इस नीयत से किया है, तो उसमें मुझे ये बरकतें आती हैं। बस मैंने एक खुद अच्छी देखा। नीयत से आपने शुरू किया जी, और फिर जी। अल्लाह ने ज़ाहिर है नवाजना भी जी, शुरू जी, कर दिया। अल्लाह का अच्छा, जिस वक्त नॉमिनेट किया आपको सितारा इम्तियाज़ के लिए, फिर जिस लम्हे सितारा इम्तियाज़ मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो थोड़ा लम्हा रिकॉल करें, बताएं कि क्या कैसा फील हुआ? जी, बहुत ज़बरदस्त मेरी फीलिंग। मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ से मेरी नॉमिनेशन हुई, और इतना बड़ा एक
प्रोसेस चला, मुझे हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने भी नॉमिनेट किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ओके और उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थी इसकी जो स्क्रीनिंग है। ओके फिर कहाँ से होते हुए वज़ीर आज़म से, फेडरल कैबिनेट से, फिर सदर साहब ने जब दिया, उस वक्त सारी फेडरल कैबिनेट सब लोग साथ बैठे थे। तो एक फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी कि इस मुल्क में लोगों को एक्नॉलेज किया जाता है, और जैसे हमारा एक आम सबका होता है कि सब नाउमीद हो रहे हैं इस मुल्क से, सारे लोग बाहर जा रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल का बाहर है। तो मेरे ख्याल में वो मुझे लगा कि देखो मैं वापस आया हूँ, मैं यूके में 5 साल रहा, मुझे बाहर बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हैं कि मैं डबल डॉक्टर हूँ, MBBS भी हूँ, PhD भी हूँ, तो बाहर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड, लेकिन मैंने ये रहना पसंद किया कि मैं अपने मुल्क में काम करूँगा। तो उस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, उस मुल्क ने मुझे 40 साल में 22 ग्रेड की पोजीशन दी, मुझे वाइस चांसलर, अभी मैं इस करंट टाइम में 2 यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर हूँ, सितारे भी दिए, ग्रेडें भी दी। तो एक ये नहीं है कि आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, अगर आप मेहनत करते हैं और आप पॉजिटिव सोच करते हैं तो सिस्टम आपके साथ हो जाता है। लेकिन आपकी अचीवमेंट्स है ना जो बोल रही होती हैं, और फिर जाहिर सी बात है जब आपकी अचीवमेंट है, आपकी इतनी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए उसमें भी, तो जाहिर सी बात है आपको रिकग्निशन तो मिल ही जाती है। और आप जाहिर सी बात है आप और आप जैसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज करना, वो इसके हकदार भी बहुत ज़्यादा हैं। सर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, ब्रेक में भी हमारी बात हो रही थी तो आप बड़ा फोकस कर रहे थे नौजवानों के ऊपर भी, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है, बस बाहर जाना है, एक की सोच पता नहीं कहाँ से आ गई है कि पाकिस्तान में क्या रखा है, और हर कोई बस बाहर जाएंगे तो ये लगता है हमें कि आपके रेड कारपेट बिछी हुई होगी और बस बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये सोच जो है इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? क्या काउंसलिंग हो सकती है? इदारों के यूनिवर्सिटी लेवल की अगर बात की जाए वहाँ पर घर से ये चीज़ शुरू हो सकती है? हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम और हमें इस पे बात करनी चाहिए। और एक साइड का सोशल मीडिया के बड़ा इसके में अंदर किरदार है। मैं 5 साल खुद बाहर रहा हूँ। यकीन करें कि देखिए अगर आपके मुल्क पे मुश्किल हालात आते हैं आपके घर पे, तो आप किसी हमसाये के घर में तो जाके नहीं रहते सारी उम्र। आप कुछ टाइम के लिए आप जाते हैं, लेकिन अपने घर को तो कोई नहीं छोड़ता। तो अपना घर कैसे आप छोड़ सकते हैं? आप किसी और के घर में कितना अरसा रहेंगे? देखो मैं फॉर एग्जांपल आज मैं स्पेन में चला जाऊं तो मेरी अगली जनरेशन तो स्पेनिश होगी ना, या उसकी अगली जनरेशन उस पर वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे। तो आप किस तरह अपनी आइडेंटिटी को छोड़ सकते हैं? आप अपने माँ बाप को, अपनी ज़मीन है, इस धरती में अल्लाह ने पैदा किया है आपको, आप उसमें से जो अच्छे लोग हैं जिस पे माशरा खुद काम करता है, जिसमें मजदूर भी आपके साथ लगा होता है, ड्राइवर भी, एक माशरा कलेक्टिवली यार एक बंदे को बनाता है ना, वो अपनी बेस्ट के बेस्ट को बनाता है। वो बेस्ट ही इतना खुद गर्ज हो जाए कि वो कहे जी हम सारे बाहर जा रहे हैं, जी हालात ख़राब है तो मैं पहले बाहर जाऊँ। भाई आपकी जिम्मेदारी पहली है, आपने नहीं जाना बाहर। तो और बाहर जैसे आपने बताया कि इतने कोई रोजी पिक्चर नहीं है जो हम यहाँ हम और जॉब्स कर लेते हैं बाहर जाकर, यहाँ मेहनत करने को तरजीह नहीं देते। हम अपनी जमा पूंजी तो लगा देते हैं, लोगों से उधार लेके बाहर चले जाते हैं, पूरी जिंदगी उधार चुकाते रहते हैं। हालांकि वही पैसा अगर यहीं पे इन्वेस्ट कर दें तो अच्छा बिजनेस करें। एक हमारी सोच भी देखें ना, किसी को बुरा लगे बट ये एक सोच है जिसको पिन पॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना एक कचरा पड़ा हुआ है ना, अगर एक रैपर वो उठा के साथ डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, तो हमारी शान में फर्क आएगा कि किसी का फेंका हुआ कचरा हम कहाँ उठाएंगे। हर काम मेहनत का काम है, वो चाहे आप यहाँ करें वहाँ करें। लेकिन बात यह है कि वही काम जब आप यहाँ पे आपको करने को बोला जाए तो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कहीं और बोला जाए तो वो मेहनत होती है। तो वो काम आप यहाँ करें या वहाँ करें, वो मेहनत का काम है। सारी जॉब्स रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। तो ये जो सोच है ना यहाँ से बदलना कि बाहर तो कुछ भी हो तो बस वो बाहर का है, इस सोच को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर किस तरह से चेंज लाया जा सकता है? एक तो आपने सोशल मीडिया का बताया कि उस पर होना चाहिए, टीचर्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से सोच को बदल सकता है? जी देख, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बाहर के लोग हैं बाहर दुनिया में, वो बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी अगर कोई टेक्नोक्रेट्स हैं बाहर जा रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, बाकी उस उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान को चलाने में, उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस नोशन के साथ जाना कि जी इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, जितना हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं पूरी दुनिया में कोई अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इतना नहीं बोलता। आप किसी महफिल में बैठ जाएं, आप इतने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता।
वो जब आप इतना बोलते हैं और आप नौजवान तो हार्मोनल एज है, उसकी एज ऐसी है कि वो ग्लैमर को देखता है, वो उसकी हार्मोन, वो एक अदर साइड स्टोरी उसको नज़र आती है। तो जितना आप जब बुरा बोलते जाते वो तो इम्प्रिंट हो जाता है ना वो उस इम्प्रिंट पे। हो जाते हैं, तो वो उसकी उसमें आ जाता है कि यहाँ जी कोई होप नहीं है, यहाँ कोई, भाई अगर आप 25 करोड़ या 28 करोड़ रुपए लोग इस मुल्क में रह रहे हैं तो आप भी उसमें से रह रहे हैं, और आप अपने आप को देखें कि आप, अल्लाह ने आपको इस तरह पैदा किया है, अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे, देखो आप हॉलो रहेंगे अंदर से, आपको वो मज़ा ज़िंदगी का नहीं आएगा किसी और वो उनकी धरती है, वो अल्लाह ने उनको दिया है, किसी ने अरब को दिया है, किसी को स्कॉटिश को दिया है, कि अमेरिकन को दिया है, आप उसकी धरती में उस जैसे नहीं हो सकते। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि वी अप्रिशिएट कि जो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने हमारे मुल्क में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, लेकिन हम कहते हैं कि मासेस के लेवल पे सारे के सारे लोग वहाँ पे जाएं इस जगह को छोड़ के, तो ये लोग क्या करेंगे? आपको मज़ा आएगा कि आपका मुल्क ख़राब। अब रोज़ाना हम बाहर होते थे ना, रोज़ाना पहले 1 घंटे सिर्फ अखबारें देखते थे, आपकी टीवी कोई वो प्रोग्राम नहीं, इसलिए कि वो आपको बाहर जाते हैं तो ज़्यादा आपको लगता है ना, हाँ। तो इसलिए कि आप बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप अंदर से रह के, और हम सब अच्छा बोले, हम सब उम्मीद पैदा करें अपने मुल्क के बारे में। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तो कोई सिफारिश नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, 5 बहनें हैं, मैं एक भाई हूँ, मेरे वालिद साहब रिटायर है, न मेरे ख़ानदान में कोई सियासतदान है, न कोई ब्यूरोक्रेट है, न कोई फ़ौजी ऑफिसर हैं, आम जैसे लोग हैं, और सब कुछ हुआ, हमने मेहनत की, हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं, उनको रिकग्निशन भी मिल रही है, उनको सब कुछ भी मिल रहा है। तो हम इस नोशन के ऊपर, और हम सब इसमें किरदार अदा करेंगे, और लोगों से कहेंगे देखिए आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, एक घर चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, एक गाड़ी है, और आपको एक कुछ ज़िंदगी में पर्पस चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी, अगर आप मेहनत करें। सिर्फ इस वजह से बाहर न जाएं, बाकी आप बाहर कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाएं, ज़बरदस्त हैं, आप कोई बिज़नेस करें, आप जाएं, लेकिन इस घर को आप परमानेंटली छोड़ के, बिल्कुल मैं इसका अगर इस सोच से आप जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में रखा क्या है, बस मैं निकल जाऊं और वहाँ जाके सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये तो बहुत गलत सोच है, तो इसको तब डिस्करेज भी करते हैं। और सिर्फ छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू भी करेंगे। ये सवाल भी रखेंगे, जब बाहर जाने की हम बात करते हैं उसमें भी 2 राय होती हैं, एक ब्रेन ड्रेन वाला मामला होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स वाला मामला भी होता है, चूँकि हम उसमें एग्रीमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि वो तमाम ममालिक जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जिसमें स्पेशली यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या अच्छी सोच होती है? डॉक्टर साहब की राय भी इसमें लेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साथ मौजूद हैं, जिसने रिसेंटली मैं बताया भी सितारे उनको इम्तियाज़ दिया गया माशाल्लाह, 40 साल के में वाइस चांसलर होने का एजाज़ उनके हिस्से में, इस तरह बहुत से एजाज़ उनके नाम है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बात भी कर रहे थे कि एक तो ब्रेन ड्रेन है, ज़ाहिर हम इस पे बात करते हैं और करनी भी चाहिए कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब हम एकेडमिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन फिर एक मामला आता है ह्यूमन रिसोर्स का, जब हम कहते हैं कि अच्छा हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें गल्फ़ में, हमें यूरोप में, बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पर हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन नहीं है, उनको रिक्वायर्ड है यंग पॉपुलेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रा मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं। हाउ डू यू सी दीज 2 थिंग्स, एक्चुअली ब्रेन ड्रेन का ना होना और ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपोर्ट होना? जी, पहले तो मैं इसको बदकिस्मती समझता हूँ अगर हम इस नोशन से जाते हैं कि हम लोगों को पैदा करेंगे, पॉपुलेशन अजीब तरीके से हम बढ़ रहे हैं, लोग कम कर रहे हैं और हमने एक्सेलेटर पे पाँव रखे है और इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि उसको कोई, जब हम पैदा कर रहे हैं
सिर्फ इस नीयत से कि इसको बाहर भेजेंगे, तो मैं ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं, वो मुझे पुराने लगता है कि ज़माने I में वो think, स्लेवरी सब नीयत तो खैर ये नहीं है कि हम हाँ, पैदा करेंगे बाहर हाँ। भेजेंगे। मेरा सवाल करने का मकसद था कि ऑलरेडी पॉपुलेशन है जिसमें हाँ, 64% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। हाँ। जो बात पॉपुलेशन की आपने की उसमें देखिए पॉपुलेशन विंग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इदारों के साथ में काम कर रहे हैं, सूबाई सतह पर भी काम हो रहा है। हाँ, उसमें हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में क्या काम हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बट काम हो रहा है। माय क्वेश्चन इज कि इस वक्त जो पॉपुलेशन है ज़ाहिर उन्हें कुछ तो करना है, अब उसको कैसे हम यूटिलाइज करें? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ये है। उसके लिए हम उसको टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर कल हमने मैं इस्लामिया कॉलेज का भी वाइस चांसलर हूँ, हमारे एक प्राइवेट सेक्टर को बुलाया। जिस तरह हमारी FAC है, तो हमने कहा जी अब नया आ गया है इंटरटेक। इंटरटेक में ये है कि आप जैसे मैट्रिक का भी इंटरटेक है, FAC की। अब पहले हमारा होता है कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। अब कहते हैं कि जी जैसे फैशन डिज़ाइन में कुक के जो कोर्सेज है उसके अंदर FAC है। बाकी उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश वो तो पढ़ेंगे लेकिन मेजॉरिटी FAC इसमें होगी। अच्छा, जिसमें डिज़ाइनर के कोर्स में, जिसमें AI के कोर्सेज में ये स्टार्ट हो गया। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, और मैं उसको बड़ा वो कर रहा हूँ मैं हुकूमत के साथ बिल्कुल कि जी FAC तो वैसी करनी है। अब ये अगर कोई यंगस्टर ये करता है तो वो FAC उसकी ये हो जाएगी, तो टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगी। यानी उससे फिर वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, सर ये वैसे बहुत एक बड़ा जी, जी, स्टेप होगा, और Which अगर is आप very लोग good लेंगे, बिकॉज हम सब इस फेज से गुजरे हैं, Yes. एंड ट्रस्ट मी, जी जी FSC की पढ़ाई सबसे मुश्किल तरीन पढ़ाई है। ये मैं कहने को तैयार हूँ। अभी जो आप इस लेवल की बात कर रहे होते हैं, मैट्रिक तक तो गुजर जाता है, बट FSC सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके मैनेज, तो बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि आगे उन्हें करना क्या है। ऐसे ही। सो ऑब्वियसली हम वो जो ट्रेडिशनल चीजें पढ़ते आ रहे हैं उनका आगे चल के फायदा भी तो नहीं होता ना कोई। ऐसे जैसे FAC नर्सिंग में, FAC एलाइड हेल्थ साइंसेज में। अब बाहर की दुनिया की अगर आप वो कर ले, एल्डरली पॉपुलेशन लॉन्जेविटी बहुत हो गई है, तो एवरी 3rd पर्सन विल क्रॉस सेंचुरी देयर। यस, हम बदकिस्मती से 66 साल जीते हैं, वो 83 साल जीते हैं ऑन एवरेज, तो 20 साल का हमारा कभी फ़र्क आता है। वो सारे ओल्ड हाउसेज में भेज देते हैं। अब उनके लिए कोई बंदा चाहिए, बंदी चाहिए जो जाके उनसे बात करे। एल्डरली पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उनकी केयर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इतनी डिमांड है, तो एक तो उनको यंग बंदा चाहिए कि उससे बात करे, फिर दूसरा केयर भी करे। तो इसलिए FAC जो है वो नर्सिंग में, एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर जो पैरामेडिक में वो ये करें, AI में FAC करें, साथ में बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि हम जो जनरल सब्जेक्ट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा कि हम लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर भी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी पे पढ़ रहे हैं, बॉटनी भी पढ़ रहे हैं, शायद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कम है। इसमें बच्चा ये कर सकता है कि वो FAC से अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है। वो साथ में बैचलर भी करे, मास्टर भी करे, लेकिन साइड बाय साइड उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो पूरी दुनिया में। कल मैं एक देख रहा था कि मैं बार्बर शॉप पे पिछले हफ्ते गया, तो लड़का मेरा वो कर रहा था, तो मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? कहते जी मैं बैचलर कर रहा हूँ पेशावर में, हमारे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैचलर कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीकेंड पे इधर आता हूँ और मैं बार्बर का काम करता हूँ, इसलिए कि वहाँ लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, या वैसे कि मैं अच्छे घराने से हूँ, अच्छी फैमिली है, लेकिन हम 6-7 बहन भाई हैं, तो मैं पेरेंट्स पे बोझ नहीं बना। तो मैंने ये कोर्स किया 3 महीने का, ठीक है, और मैं भी बाबा ज़बरदस्त लड़का था, और मैं कहते मैं इसको मुझे मिल जाते हैं 35-40 हज़ार रुपये, तो मैं जाके अपनी वो फीस खुद करता हूँ साथ में। अब यही चीज़ें हैं कि वो तो सिर्फ 3 महीने का बताया नहीं कि आप उसके वाइस चांसलर, मैं उसको पता नहीं है, तो बाद में मुझे व्हाट्सएप में इसका नाम नहीं, तो वो उसमें ये था ना कि वो इसके अंदर यही है कि बच्चा खुद से FAC में, देखो वो जनरेशन Z बोलते हैं ना, अब जनरेशन Z में जो यंग जनरेशन है, जो ये 97 से 2012 के करीब पैदा हुए, उनकी, और शायद मैं उससे थोड़ा सीनियर हो गया हूँ, हमारी में फ़र्क है। हमारा ये था कि हम माँ बाप पे डिपेंडेंट होते थे, ये लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं। ये कहते जी हम एडल्ट हो गए हैं, तो वी विल स्टार्ट अर्निंग राइट फ्रॉम द FAC लेवल, साथ में पढ़ेंगे भी, साथ में अर्निंग भी करेंगे। और ये बड़ी अच्छी सोच भी बड़ी अच्छी सोच है, और बड़ी माँ बाप के ऊपर आप हेल्प करते हैं, तो ये FAC एक ऐसा स्टार्ट है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी पॉलिसी मेकर्स को ये कहता हूँ कि इसकी तरफ आएँ, और इसी तरह जब हम अपनी यंगस्टर्स को वो ट्रेन करेंगे, तो वो जाके बाहर के मुल्क में उनकी डिमांड ज़्यादा, अभी लेबर की डिमांड कम हो रही। हाँ। अभी देख एक मशीन आता है ना, पहले घर बनाते थे, रोड बनाते थे, 1000 मजदूर चाहिए होते थे, गल्फ सरा हमने बनाया, बिल्कुल, कतर हमने बनाया, कुवैत हमने बनाया, सऊदी अरब हमने बनाया, हमारे मजदूर ने, लेकिन अब उनको मजदूर नहीं चाहिए, अब उनको मशीनें मिल गई है, वो हमें वापस भेज रहे हैं कि जी आपका काम ख़त्म, इसलिए अभी हमने टेक्निकल की तरफ जा।
तो जब हम टेक्निकली को करेंगे उनको बाइज्जत जॉब भी वहाँ मिलेगी, बिल्कुल, और रेमिटेंस डबल नहीं ट्रिपल होके ज़्यादा आएगी उनका स्किल उनके सेट पास। इंप्रूव होगा, एक तो जी। उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ऐसा ही है। प्लस जो आपने खुद कहा कि उनकी जो अर्निंग्स होंगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, और एक रिस्पेक्टेबल जॉब का होना, अच्छी अर्निंग का होना, अपने आप को स्टेबल करना, मुल्क में ज़रिए मतलब है ना, ये तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब देखें बात तो वहीं की वहीं आगे ना, अब ये लोग हैं जब इनको स्किल सेट हम इंप्रूव भी करेंगे, जॉब्स करने पे तो बाहर जाएंगे, बिकॉज बाकी मार्केट में जॉब ज़्यादा है। वो एल्डरली पॉपुलेशन केयर की बात करें, अगर हम स्किल देंगे तो वो बाहर जाएंगे, बिकॉज जहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं पर उनकी जॉब मार्केट भी है, वो फिर पाकिस्तान में तो नहीं रहेंगे। नहीं, उसमें हम ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का हम ये कह रहे हैं कि परमानेंटली, अब तो देखो दुनिया ग्लोबल विलेज, यस, अब फासले भी कम हो रहे हैं, नए जहाज आ रहे हैं जो 10 घंटे का सफ़र शायद ऐसे ही अभी है। 2 घंटे में होगा। हम ये बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर बिल्कुल जाएं, मैं खुद बाहर जाता बिल्कुल सही हूँ, आ बात रहा हूँ। हम कहते हैं अपने मुल्क को Own करें। और परमानेंटली छोड़ के हाँ, कि भाई ये मेरा सोच नहीं- के ना जाएं कि यार रखा क्या है, हाँ। अदरवाइज आप जरूर जाएं, ये हाँ सोच जी। के एक्सपोयर के लिए जाएं, ट्रेनिंग के लिए जाएं, अगर आपका रिस्क वाले का जरूर जाएं, अब आप पहुंच जाएंगे। सेटल होने ना जाए, हाँ, ये सोच के ना ये जाएं कि सोच मैंने रख- छोड़ना है इस और ये मुल्क को। सोच रखे कि मैंने वापस आना है। सर्व करना है पाकिस्तान को, सम हवा आपने किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट करना है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ थोड़ा पब्लिक हेल्थ पे भी कमेंट कीजिएगा कि पब्लिक हेल्थ, क्योंकि ज़रा आपको अभी सब्जेक्ट भी है आपका, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ एज पब्लिक हेल्थ, हम कितना उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने उसमें हमारे चैलेंजेस हैं जो कि हमने एड्रेस किए हैं। ये मैं देखो डॉक्टरी के बाद मैंने पहला शोबा मेडिकल कॉलेज में जो सीखा, मैंने कहा हमारे लोग क्लिनिकल में जाते हैं, मैंने कहा ऐसे सब्जेक्ट में जाऊं पब्लिक हेल्थ में जिसमें लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। Yes. पब्लिक हेल्थ का डॉक्टर जो है वो एक इंडिविजुअल को नहीं देखता, हाँ, वो वो पूरी पूरी इस इलाके society को, को देखता पूरी है। मुल्क को देखता है कि उसकी हेल्थ किस तरफ जा रही है। इट्स स्टिल इट्स फेस ऑफ इन्फेंसी, बिल्कुल पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम लेवल पे ना। Okay. अब जैसे आप यूके की बात करें, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ बेस्ड है लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, आप दूध कैसा आ रहा है आपके घर में, पानी कैसा, हमारे आधे से ज़्यादा बीमारी तो वाटर बर्न Yes. ऐसा ही है, वाटर तो बॉर्न वो डिजीज। इसलिए जो मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि भाई अन एवरेज आप कितना जिएंगे, तो इसमें ये सारी कंट्रीब्यूट करते हैं। आप बाहर खाना खाते हैं, उस खाने में क्या आता है आपके पास, तो यू डोंट नो, यू जस्ट ईटिंग फॉर, आप तो टेस्ट के लिए खाते हैं, Yes. उसके अंदर क्या है। तो अब ये पब्लिक हेल्थ जो है उसके अंदर हम कहते हैं कि हेल्थ इन ऑल हो, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ इन ऑल मीन्स कि आप जो भी करते हैं उसमें हेल्थ का पोर्शन ज़रूर हो, और बिल्कुल। हेल्थ फॉर ऑल हो कि भाई सबको हेल्थ की चीज़ें मिलें। तो अभी तक निज़ाम पब्लिक हेल्थ का बहुत कुछ करना है, और अभी इसमें एक चैलेंज आ रहा है। चैलेंज ये है कि अभी तक जिसको हम ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पैसे डालती थी, आपके सारे जो प्रोग्राम है, पोलियो है, मलेरिया है, वैक्सीनेशन का है, ये अक्सर डोनर्स ड्रिवन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे कट लगाया, पर बाकी लोगों ने भी कट लगाया, अब उसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तो हमारी हुकूमत जो है वो क्यूरिटी में पैसा लगाती है, वो 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों की डिमांड यही है कि मेरे लिए अस्पताल बनाए। मैं कहता हूँ कि अस्पताल इस हेल्थ सिस्टम का एक डॉट है, इट्स नॉट द होल सिस्टम। हेल्थ सिस्टम तो बहुत बाहर की चीज़ है ना, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जी आपका वो जो अस्पताल है यही सारा हेल्थ है। भाई अस्पताल में तो जो कुछ होना था वो हो गया। मैं आपसे कहता हूँ कि मेजॉरिटी कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, ओके, डायबिटीज़ बिल्कुल प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल भी है। बिल्कुल। पहले हम कहते नहीं रिवर्सिबल, लोग हमें वो कहते हैं ये अजीब बात कर रहे हैं, हम कहते हैं रिवर्सिबल है। बिल्कुल आप ऐसे। वजन कम करें, 7% ऑफ द बॉडी वेट करूँ आपका डायबिटीज़ वापस आप देखिए क्या होता है कि नहीं होता। अब डाइट में लाइफस्टाइल मेडिसिन हम इसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन। आपकी जो 7 घंटे की नींद है वो आपको कोई मेडिसिन दुनिया की नहीं दे सकता जो आपको 7 घंटे की नींद देगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस तो सबको होगा, ऐसा हो नहीं सकता स्ट्रेस, उसको आप मैनेज कैसे करते हैं। आपके सोशल रिलेशनशिप क्या है, जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है उसमें 100 साल तक लोगों को फॉलो किया गया, तो जो इंडिविजुअल वेरिएबल इसमें निकला है, जिसका अच्छा सोशल नेटवर्क है, जिसके दोस्त अच्छे हैं, मिलना मिलाना है फैमिली, वो सबसे ज़्यादा जिया भी है और सबसे बेहतरीन लाइफ भी गुजारी। तो इसी तरह जो आप फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आपके डाइट कैसा है, इस पे जब आप करते हैं इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो अगर यही पब्लिक हेल्थ है और ये ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये अगर हम जी, करेंगे तो जी। देखें आपके हेल्थ सिस्टम पे दबाव कम हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, आप यूल फील गुड, यूल परफॉर्म गुड, आपकी प्रोडक्शन बेहतर और हो करना जाएगी। क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम हाँ, करना। lifestyle अपने modification। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे
सबसे कम हम फोकस कर रहे होते हैं। और Absolutely. सिर्फ फिजिकल हेल्थ की यहाँ बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात भी हो रही है। यहाँ से ठीक रहेंगे तो फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू टुडे। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फोकस करें इस सेगमेंट में नहीं, अदरवाइज भी सब सेगमेंट्स में, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी पते की होती है, फ़ायदे की होती है, तो उस पर फोकस किया करें, इंप्लीमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें, सवाल किया करें, ताकि चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा सकें। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।